अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल ईमान मेरी जान आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है ज़हरा कासिम आगा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए कंप्लीट नावल की तरफ चलते हैं। ये सिंध की मिट्टी भी बड़ी कठोर है, पत्थर रेत, मगर इंसानों की बात की जाए तो दिल नवाज, मेहरबान, मेहमान नवाज। रावी चैन ही चैन लिख रहा था कि अचानक ईमान शाहनवाज की जिंदगी में वो तूफान आ गया जिससे वो बचपन से खौफजदा रही थी, मगर उसने अपने डर को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और आगे भी ये दरिया इसी मजबूती से अबूर करना था। गोली की आवाज दूर तक गई थी। कई परिंदे फड़फड़ा के दरख्त से उड़ गए। निशाना चूक गया था। आज साईं का ध्यान नहीं है। उसके आदमी मुंह छुपा के हंसे। वो भी मुस्कुरा दिया। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हाँ, ध्यान कैसे होगा भाई? दिल दिमाग तो कहीं और है जनाब के। तैमूर ने वजाहत शाह के कांधे पे हाथ मारा। हवेली चलो जल्दी। वो शाम के साए फैलते देखकर बोला। हवेली पहुंचने के बाद उसे किसी की शक्ल पे शिकस्त भी देखनी थी। घनी मूछों तले उसके बालाई लब दिलकशी से मुस्कुरा रहे थे। ईमान मेरी जान, आखिर कब तक भागोगी मुझसे? वो दिल ही दिल में हंसा था। सुबह के शिकार पर निकले वो अब रात होने पर हवेली की तरफ लौट रहे थे, जहां उसका शिकार माही बेआब की तरह उसके इंतजार में तड़प रहा था। इस बड़ी सी हवेली के दाहिने हिस्से में जानवरों और मुलाजमीन की रिहाइश थी, जबकि बाएं जानिब गोदाम थे। बीच में पूरी शान और शौकत के साथ शाह मुराद अपने अहलो अयाल के साथ रिहाइश पजीर थे। वो रवायती नहीं बल्कि बहुत दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान थे। अपने कबीले और गांव के लोगों का खास ख्याल रखते। वजाहत शाह उनका वारिस, जबकि दो बेटियां उन्होंने अपने भाइयों के घर ब्याह दी थी। शाहनवाज अली उनका मुशीर खास दस्ते राज था और हवेली के साथ मलिक घर में रहता था। ईमान उसकी इकलौती लाडली औलाद है। साईं, ईमान बीवी कब से आपका इंतजार कर रही हैं। वो आपके कमरे में है। मुलाजमा ने वजाहत को देखते ही ईमान का पैगाम उसे दे दिया। चले जाएंगे उनके पास भी, सांस तो लेने दो अम्मा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इस सिचुएशन के लिए वो तैयार नहीं था। इतनी बेकरारी मुझसे मिलने के लिए वो बाग बाग हो रहा था। बाबा सही सलाम। वजाहत ने बाप के कमरे में आके मोहब्बत से सलाम किया। उनके पास बैठ के हाथ चूमकर आंखों से लगाए। जीते रहो बाबा की जान, मगर तुम्हें पहले लाडो से मिलना चाहिए। वो शाम से आई हुई है, उसे कल कराची निकलना होगा। तुम जाओ, बात करो उससे। मुराद शाह को खुद भी बेचैनी सी थी। वो चाहते थे दोनों आपस में बात कर लें, ताकि उनके लिए फैसला करना आसान हो जाए। वो ईमान के साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहते थे। ज़हे नसीब उसे अपने कमरे में बेकरारी सी टहलता देखकर वो चहक उठा। ईमान ने एक नज़र घड़ी पर डाली। रात के 9 बज चुके थे और वो अब आया था। कहाँ थे तुम? कब से बुलवाया हुआ है? वो गुस्से से चट गई। वजाहत मबहूत सा उसे देख रहा था। द्रास कद, नरमो नाजुक खिलती हुई रंगत और फुर्सत से बने नकोश। अच्छी तालीम, अच्छे माहौल की परवरिश ने उसकी शख्सियत को मजीद निखार बख्शा हुआ था। वो कराची में एमबीए की स्टूडेंट थी। वीकेंड्स पर हैदराबाद आती थी और इस बार उसकी आमद से पहले ही वजाहत ने उसके वापस जाने वाले रास्तों पर पहरा लगा दिया था। सुबह से शिकार पर था। 7 बजे वापसी हुई। आराम से खाना खाकर बाबा से मिलता हुआ अब यहाँ आया हूँ। उसने तफसील से ईमान को आग लगाई जो मुठ्ठियां भींचे खड़ी थी। बैठ जाओ। वजाहत ने उसके गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बताने आई हूँ कि मैं तुमसे किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। वो उसके मुंह पर खड़ी साफ इनकार कर रही थी। वजाहत के चेहरे पर ब्लाक का सुकून था। मुझे हैरत जब होती जब तुम इकरार करती। वो हंसकर उसे आग लगा रहा था। क्या समझते हो तुम खुद को? बिला वजह मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। बाबा साईं कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो पुर उम्मीद थी। तुम तो उनकी मान लोगी, बस काफी है। वजाहत उसके सामने डट गया। ख्वाबों से बाहर आ जाओ। मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, आई समझ? वो गुस्से में बेतुका बोल रही थी।
उसे वजाहत 1 से लाख तक नापसंद था। अच्छा जोड़ नहीं, मुंशी की बेटी तुम हो या मैं? औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान को अपनी ईमान बीवी। वजाहत ने झटके से उसका बाजू अपनी तरफ खींचा। ये शादी भी होगी, जोड़ भी बनेगा। तुम हाँ करोगी और मेरी बीवी बन के हवेली में रहोगी। बचपन से तुम्हें ये बात बताता आ रहा हूँ, आखिरी बार आज बता रहा हूँ। आइंदा मुझसे दूरी अख्तियार की तो जिम्मेदार तुम होगी। नहीं वजाहत प्लीज। ईमान की आंखें डुबडुबा गईं। वो मुमकिन हालात से बाखबर थी। तुम ये नहीं करना प्लीज। वो गिड़गिड़ाने लगी। ये सब मुझसे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। ईमान शाहनवाज अली। वो उंगली उठा के बोला, अब तुम जा सकती हो। वजाहत ने बाजू पकड़े पकड़े उसे अपने कमरे से बाहर निकाला। वो बंद दरवाजे के आगे बेबस खड़ी थी। इस दरवाजे के बंद होने पर कई दरवाजे उसके ऊपर बंद हो जाने थे। मैं दुश्मनों को बताऊं तो शर्म आती है कि मैंने किस लिए अहबाब से किनारा किया। सारी रात जागने के बाद फूट फूटते ही वो कराची के लिए निकल गई। फाइनल सर पर थे और इस मुसीबत के आने पर वो बदहवास हो चुकी थी। वो बचपन से वजाहत की जिद, अकड़, गुस्से से वाकिफ थी। वो आतिका और साइमा के साथ खेलना पसंद करती थी, जबकि वजाहत उसे खींचकर अपने साथ खेल में लगा लेता। उसके बालिग होने के बाद वो थोड़ा रिजर्व हुआ था, उसे छूने में मोहतात रहता, मगर जुबानी तौर पर वो अपना राज ईमान पर कायम रखता था। और आज भी यही हाल था। उसके कराची एडमिशन पे भी जो फसाद वजाहत ने उठाया था, वो आज भी उसे याद था। वो वजाहत से कम ही पंगे लेती थी। उसके गुस्से को हवा देने से ईमान का ही नुकसान होना था, और बाबा साईं की सपोर्ट पे उसे भरोसा था। वो मलूल से सफ़र में गुम थी। ये गाड़ी जिसमें बैठ के वो आना जाना करती थी, ये कपड़े, तालीम, सब कुछ बाबा साईं की अनायत थी। मैं उनका सारा कर्ज उतार दूंगी। ईमान ने दिल में मुसम्मम इरादा किया। वजाहत उठे तो मेरे पास भेजो उसे। मुराद शाह ने मुलाजिम को हुक्म देकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद बेगम को देखा। आपको बेटे की खुशी से ज्यादा ईमान की फिक्र है, वो तंजिया बोली। ईमान उन्हें पसंद थी, मगर वो शौहर की तरह नहीं थी। उनके लिए उनका नूरे नजर अव्वल था। मुझे दोनों की खुशी अजीज है। मैं किसी की हक तलफी नहीं चाहता। जो हो अच्छे खुशी के माहौल में हो बस। ईमान को उदास नहीं देख सकता मैं। वो बरहम हुए। उसके वालिदैन तो राजी हैं, तो उसे क्या एतराज। शाह की बहू छोटे शाह की बीवी बनेगी, कम है उसके लिए। वो भी गुस्से में थी। वो कोई कमजात अनपढ़ लड़की नहीं, इज्जतदार आदमी की औलाद है। आज के जमाने की बच्ची है, अपना भला बुरा जानती है। अब तुम वक्यानुसी सोच से काम मत लो मलकानी। मगर उन्होंने हाथ उठाकर बीवी को चुप करवा दिया। नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। वो शौहर को देखकर चुप हो गई। रिलैक्स करो ईमान। शहला ने उसे कंपोज करने की कोशिश की। वो दोनों क्लास लेकर लाइब्रेरी में जा बैठे थे। क्या करूं यार, ईमान सर को हाथों में दिए बैठी थी। हाय, मेरी करवा दो वजाहत से शादी। मेरा बचपन का शौक है किसी वडेरे की बीवी बनूं। शहला हसरत से उसे देख रही थी। तुम मरो जाके, ख्वाब परवर कहेंगी। ईमान गुस्से में आ गई। मुझे जॉब करनी है, पैसा कमाना है यार। बाबा साईं को रिटर्न करना है। मेरे ख्वाब बहुत अलग है। वजाहत सिर्फ मुझे हासिल करेगा, जिद हूँ उसकी। चांद मिल जाए तो चांद कहाँ लगता है फिर। मैं पड़ी रहूंगी हवेली में, और वो बाहर काम ऐश में नहीं गुजार सकती ऐसी डल लाइफ। मुझे वर्किंग वुमेन बनना है, सिंपल हाउस वाइफ नहीं। वो रोने लगी थी अब। और ये आदमी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा। उसने गुस्से में 50वीं बेल वजाहत के नंबर पर मारी, मगर बेसुध। आई लव यू टू बेबी, इतना मिस मत करो मुझे। वजाहत के नंबर से आया ये मैसेज उसे आग लगा गया। शहला ने मुश्किल से अपना कहका छुपाया। वो बुरी तरह रो दी। सब कुछ हाथों से जाता हुआ महसूस हो रहा था। मैं पापा से करती हूँ बात यार। शहला उसे रोते देखकर सीधी हुई। तुम फाइनल्स के बाद फिलहाल स्कूल में जॉब कर लो। रिजल्ट के बाद किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लेना। तुम्हें तो हाथों हाथ लिया जाएगा। बस अब जाके सीधा मना कर देना बाबा साईं को। उसके अल्फाजों से ईमान को काफी ढारस हासिल हुई। वो आंसुओं को साफ करके बैग उठाकर वहां से निकल गई। उसके पेपर तक अमन ही अमन रहा। आखिरी पेपर के बाद वो हैदराबाद आ गई थी।
अपने वालिदैन को आगे लाहे अमल बताने, मगर किस्मत उसके साथ नहीं थी। आपने बुलवाया बाबा साईं? वो मौदब सी सर झुका के ड्राइंग रूम के दरवाजे पे इस्तादा थी। आओ लाडो, मुराद शाह मोहब्बत से बोले। कैसी है मेरी बेटी, पेपर्स कैसे हुए आपके? वो उसके सर पर हाथ रखे पूछ रहे थे। A1 बाबा साईं, बस आगे अब जॉब करनी है, वो झिझक के बोली ताकि इनडायरेक्टली इन्हें अपना इनकार बता दे। मैं तो खुद तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सिविल सर्विसेज में जाओ, वो फखर से कह रहे थे। ईमान हल्के से सर झुका गई। जी इंशाअल्लाह। वजाहत से बात हुई? वो अब मुद्दा बयान करने लगे थे। ईमान थोड़ा संभल कर बैठी। वो लाख उनकी चहीती सही, मगर वजाहत उनका इकलौता बेटा वारिस था, उनका जानशीन। वो उसकी जिद कैसे ना मानते भला। उसे बात करनी नहीं आती बाबा साईं, वो बरहम हो गई। अलबत्ता वो जाहिर नहीं करती थी, मगर वजाहत से उसकी जान चाहती थी। वो उससे काफ़ी डरती थी, मगर इस वक्त उसकी गैर मौजूदगी में आराम से अपना केस लड़ सकती थी। ओसे का थोड़ा तेज है, मगर समझ जाता है। उन्होंने मंदराना शफकत से कहा। मुझे शादी नहीं करनी बाबा साईं, वो हिचकिचाहट से बोली। तो क्या करना है फिर? जॉब करनी है कर लो, मगर कब तक? तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारा घर बसा देखना चाहते हैं, और हमेशा के लिए हमारे पास रहोगी तो मुझे खुशी होगी। वजाहत भी कुछ नहीं कर सकेगा, वो बहुत प्यार से रखेगा तुम्हें। वो भी बेटे की खातिर मैदान में आ गए। तुम दोनों ही मुझे अजीज हो, बहुत। उन्होंने जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। बाबा साईं प्लीज, वो बहुत हाकिम तबीयत है, वो बस मुझे हासिल करना चाहता है। वो मगलूब हो रही थी बाबा साईं, उसकी झोली फैलाए खड़े थे, और वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उस शख्स के कई एहसानात थे उस पर और उसके खानदान पर, जो उसने कभी जताए भी नहीं, मगर आज उससे वसूल करना चाह रहे थे, उसकी हाँ की सूरत में शायद। तो उसे हासिल करने दो, और तुम जो चाहती हो वो हासिल कर लो। हमारा कराची में साइट पे जो ऑफिस है, वो तुम हेड करोगी शादी के बाद। एक गाड़ी और ड्राइवर हुमा वक्त तुम्हारे साथ होंगे। वो बहुत आराम से उसके आगे ऑफर्स रख रहे थे। ईमान का मुंह खुल गया। वजाहत, वो कुछ नहीं कहेगा, हम तुम्हारी बैक पे होंगे। उन्होंने प्यार से ईमान के कांधे पे हाथ रखा। और कुछ नहीं, वो शर्मिंदा हुई। इतनी आराम से उसे सब मिल रहा था, मगर वजाहत शाह की साथ सारी उम्र उसे हवेली से बाबा साईं से बहुत मोहब्बत थी, और उनके होते वजाहत कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो इनकार करती तो शायद सब हाथ से निकल जाता, और वजाहत से दुश्मनी होती अलग। वो भारी दिल लिए अपने घर की जानिब चल दी। पता नहीं उसने सही किया था या गलत। जो जिंदगी वो जीना चाहती थी, वो बाबा साईं की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन थी, और उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए उसने बड़ी भारी कीमत चुकाई थी। आज वो घर आके सीधा बाबा के कमरे में गई थी। शाहनवाज अली पुरानी फाइलें खोले कुछ टटोल रहे थे। शायद बाबा, मैंने शादी के लिए बाबा साईं को हाँ कर दी है, वो सर झुकाए आहिस्तगी से बोली। शाहनवाज के चेहरे पर शदीद खुशी दर आई। जियो मेरी अच्छी बेटी, सर बुलंद कर दिया अपने बाप का तुमने। वो उसे सीने से लगा गए। बेटी ही बन के रहना वहाँ, कभी शिकायत का मौका मत देना, बड़े घर की हो जाओगी अब। वजाहत शाह मुझे बेटों जैसा है, उसका खास ख्याल रखना। वो उनकी रवायती बातें सुनकर उकताने लगी। शादी कर रही हूँ, गुलामी में नहीं जा रही बाबा प्लीज। और कुछ बातें हैं वो आपको बाबा साईं बता देंगे सुबह तक। मैं अब आराम कर रही हूँ, कल कराची जाना है, अपनी कुछ चीजें वहीं छोड़ आई थी। वो बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दी। शाहनवाज जल्दी से बीवी को खुशखबरी सुनाने कमरे की तरफ भागे। कहाँ हो जान बाबा? मुराद शाह ने सुबह होते ही वजाहत को कॉल की, जो शुमाली इलाका जात की तरफ घूमने निकला हुआ था। बस यहीं घूम रहा, राब्ता कम कम हो रहा, खैरियत है सब? जी मेरी जान खैरियत है, बस आपकी शादी की इत्तला देनी थी। वो मुस्कुराए। मलकानी भी खुशी से चहक रही थी। उनके इकलौते बेटे की शादी होने वाली थी। सारे अरमान निकालने थे इन्हें। तो ईमान बीबी हार गई। वो फतह के नशे से चूर हुआ। कुछ बातें भी करनी थी तुमसे ज़रूरी। मुराद शाह मजीद गोया हुए। सब बातें हो जाएंगी, आप तैयारी करें बस। बिस्मिल्लाह। तुम कब आओगे? वो उसके मुंतज़िर थे। निकाह के वक्त लाजमी मौजूद होऊंगा बाबा साईं, वो कहका मार के हंसा। वो लाख सितम गर सही हजरत शेदा। अब प्यार किया है तो उसे प्यार करेंगे।
चलो बस फिर आ जाओ जुमा तक, पूरे 3 दिन बाकी थे। उसने मुस्कुरा के फोन काटा। मेरे नाम की कस्में खाती फिरोगी ईमान शाहनवाज, वो तसव्वुर में उसे लाकर गोया हुआ। वाह भाई, रोती पीटती गई थी, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, और आ गई अब बुलावा देने, दोगली औरत। शहला उसके लते ले रही थी। वो बुझे चेहरे के साथ हंस दी। ईमान यार खुश हो जाओ प्लीज, फैसला कर लिया है तो अब डट जाओ। वजाहत के आगे वो नम आंखों से पूछ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हाँ की है, यूं समझो अपनी शराइत पर। तो फिर क्या मौत है? शहला ने उसे घूरा। डर लग रहा है बहुत, वो खौफजदा थी। वजाहत जानता है तुम इतना डरती हो उससे। नहीं, उसके आगे शेर बनती हूँ बस। वो अपने हाथों की लकीरों में उलझी हुई थी। तो बस शेरनी ही बनी रहो, मुराद शाह तुम्हारी बैक पे है, कमरे में तो वो नहीं होंगे। ईमान के लबों पर असल बात आई तो शहला को गुदगुदी हुई। हाय, वजाहत शाह के साथ। बस चुप। ईमान ने उसके मुंह पे हाथ रखा। उसके पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। वो उसके लम्स से, उसकी शिद्दतों से वाकिफ थी। बच्चे को मनपसंद खिलौना मिलने वाला था और वो उसका क्या हाल करता। बाबा साईं ने उसको सारी सूरत हाल से आगाह तो कर दिया होगा। वो इतनी आसानी से मान गया क्या? कई सवालात दिल में लिए वो शाम को हैदराबाद की तरफ सफ़र कर रही थी। आंखों के आगे बार बार वजाहत शाह का मगरूर चेहरा फाते मुस्कुराहट के साथ आ रहा था। उसने सर को कई बार झटका। 2 हफ्ते से उनकी कोई बात नहीं हुई थी और परसों उनकी शादी थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। जनान खाने में औरतें खुशी से रक्स कर रही थीं। शादी के गाने गाए जा रहे थे। उसकी माँ बार बार उसकी बधाई ले रही थीं और वो हसीन तो थी ही, आज सारे हथियारों से लैस भी थी। शहर के टॉप ब्यूटिशियन ने महारत से उसे निखार दिया था। फर्शी सुर्ख गरारे में सफ़ेद गुलाबी चेहरे पर सजे सुर्ख होंठ याकूत की तरह चमक रहे थे। आंखें हया से लबरेज बार बार झुकी जा रही थीं। सोने के जेवरात से सजी वो हीरे की तरह दबक रही थी। उसकी कजन्स और क्लास फेलोज उसके इर्द गिर्द बैठी चुटकुले छोड़ रही थीं। शहला सबसे आगे आगे थी और वो अपनी वालदा के साथ खास 2 दिन के लिए हैदराबाद आई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। काजी साहब उसकी रजामंदी लेने आ चुके थे। पीछे मुराद शाह, शाहनवाज अली और अपनी बहनोइयों की हमरा काली शेरवानी में वजाहत शाह अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ उसके सामने आके बैठ रहा था। ईमान का दिल हल्क में आ चुका था। ये वक्त भी जिंदगी में आना था, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। एक बीट उसके दिल ने मिस की थी। कुछ भी था, ये लम्हात किसी भी लड़की के लिए निहायत हसीन होते हैं, और फिर वजाहत जैसा खूबरू मर्द किसी भी औरत के दिल का अरमान होता है। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि किसी की नज़रों की तपिश ने उसे चौंकने पे मजबूर किया। वो उसे निगाहों के हिसार में लिए हुए था। ईमान ने पलकें झुका ली। इजाब व कबूल के मराहिल तय होते ही वो सिसक पड़ी। शहला ने उसे गले लगा लिया। बस करो, अभी रात में भी बहुत रोना है, वो शरारत से उसके कान में बोली। तो ईमान की लुएं तप गई। उसके पेट में गिरहें पड़ रही थीं। ढेर सारी रसूमात के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो बचपन से लेकर आज तक कई बार इस कमरे में आ चुकी थी, मगर आज सुर्ख फूलों से सजा कमरा शदीद महक रहा था। स्टेज पे बैठी वो अपने अथल पथल दिल को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो गरारा फैलाए बेड पर मौजूद थी जब वजाहत अंदर दाखिल हुआ। वो अंदर आ रहा था और उसकी जान बाहर निकल रही थी। तो तुम शादी नहीं करना चाहती थी? वो उसके चेहरे को थोड़ी से ऊपर उठाकर अपने बिल्कुल सामने लाया। ईमान को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसे पाने के लिए वो कब से बेताब था, और आज उसके वजूद पर उसे मुकम्मल दस्तरस हो चुकी थी। वो उसके तीखे नकुश को बगौर देख रहा था, और इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, वजाहत ने उसके लबों को अपने लबों में दबोच लिया। वो फड़फड़ा के रह गई। उसकी कमर को अपने सीने से लगाकर वो उसे भींचे चूम रहा था। वह वो उसके दुपट्टे को उतार के उसकी गर्दन में मौजूद हार उतार के फेंक चुका था। अपने और ईमान के दरमियान किसी भी रुकावट को
وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وجہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے لبوں کو وہ بار بار اپنے ہونٹوں میں بند کر رہا تھا۔ ایمان نے اپنے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ بڑے آرام سے اپنے ایک ہی ہاتھ میں اس کے دونوں کلائیوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی گردن پر وجاہت کے لب سخت ہوئے تو وہ سی کر کے رہ گئی۔ وہ اسے کاٹ رہا تھا، تکلیف سے ایمان کی آنکھیں تر ہونے لگیں۔ وہ اسے مکمل برہنہ کر کے اپنے وجود میں چھپا چکا تھا۔ مخملی چادر میں دونوں کے جسم یکجان تھے۔ لیو می وج وہ سسک اٹھی۔ نو وے۔ وجاہت نے اس کے بازو کو چوما، پیار سے اس کی نم آنکھوں کو چومنا شروع کیا۔ وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ مار رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے وہ اس کی ستم گری جھیل رہی تھی۔ اس کی تاب ختم ہو رہی تھی۔ ایمان، وجاہت نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ ان لمحات میں اسے دیکھنا ایمان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ اس کا امتحان لینے پہ اتر آیا۔ نہیں، وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ آئی لو یو میری جان۔ وجاہت نے اس کے گال پہ پیار کیا۔ وہ اس کی شرم پر فدا ہو گیا تھا۔ اسے پیار سے کروٹ دے کر وہ برابر میں ہو گیا۔ ایمان نے جان چھوڑتے ہی خود کو دوسری چادر میں مکمل چھپا لیا۔ صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ چادر میں چور وجود لیے بے سود پڑی پنکھے کو تک رہی تھی۔ خنکی شروع ہو چکی تھی۔ شاید وجاہت کمرے سے نکلتے وقت فین آف کر گیا تھا۔ وہ تو نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکی تھی۔ ایمان کو گزری رات یاد آتے ہی طیش آ گیا۔ میں اس درندگی کی دوبارہ اجازت تمہیں ہرگز نہیں دوں گی وجاہت شاہ۔ وہ خود کو سنبھالتی چادر میں چھپائے وارڈروب کی طرف گئی۔ وہ نہا کے نکلی تو سامنے وجاہت بیڈ پر مزے سے براجمان تھا۔ گڈ مارننگ بیگم، وہ شوخی سے بولا تو ایمان تپ کے رہ گئی۔ نیلے بنارسی سلک سوٹ میں کھلے گیلے بالوں کے ساتھ وہ اپنے نازک سراپے میں وجاہت کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ ناشتے پہ سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے چلو، مجھے بہت بھوک لگی ہے یار۔ وہ بہت نارمل تھا، جیسے اسے احساس ہی نہ ہو۔ تو جا کے کر لو نا، وہ چیخی۔ یہ کیا تمیز ہے شوہر سے بات کرنے کی ایمان؟ وہ ہنوز آہستہ بول رہا تھا، حالانکہ غصہ بھی آیا تھا مگر سامنے ایک رات کی بیوی تھی جس پہ اس نے کسر نکالی تھی۔ سوری بولنا تو اس کی شان کے خلاف تھا۔ جبھی نرمی سے کام لے کر ازالہ کر رہا تھا۔ تم؟ وہ انگلی اٹھائے کھڑی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ بی بی اور سائیں ناشتے پر حاضر ہو جائیں، مراد سائیں یاد کر رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر دروازے سے ہی پلٹ گیا۔ چلو۔ ایمان نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ یہ تمہارے لیے۔ وجاہت نے جیب سے مخملی ڈبی نکالی جس میں خوبصورت سی پنک ڈائمنڈ والی رنگ جگمگا رہی تھی۔ وہ رات میں تمہیں دیکھتے ہی سب بھول گیا۔ اس نے شرارت سے ہونٹ کاٹا۔ انسانیت بھی؟ ایمان نے طنز کیا۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ چلو آج انسانوں کی طرح کروں گا، ٹھیک ہے؟ وجاہت بھی باز نہیں آیا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کہیں وہ ابھی ہی شروع ہو جاتا۔ اسے بھاگتے دیکھ وہ ہنس دیا۔ ناشتے کے وقت ہی مراد شاہ نے شادی سے پہلے کی شرائط وجاہت کے آگے رکھیں جس بنا پر ایمان مانی تھی، اور وہ بھی وجاہت کمال کنٹرول کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایمان کا سارا وجود وجاہت کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کیا کہتا، کیا وہ مانے گا؟ آپ نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا؟ وہ مراد شاہ سے شکوہ کر گئی۔ انہیں وجاہت نے اسے گھور کر تصحیح کی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ ابھی تک اسے تم ہی کہتی آ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، یہ آیا ہی نکاح سے کچھ گھنٹے پہلے تھا۔ کوئی بات نہیں، اب بتا دیا نا۔ ہاں تو وجاہت ٹھیک ہے؟ وہ اسے مطمئن کر کے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے جو مزے سے سالن اور پوری کھانے میں مصروف تھا۔ ملکانی نے ناگواری سے ایمان کو دیکھا۔ شادی کے اگلے ہی دن اسے نوکری کی فکر تھی، حد ہے۔ دیکھتے ہیں، باتیں سن لی ہیں، ماننے کا وعدہ نہیں کرتا۔ ویسے بھی آپ میاں بیوی کے بیچ مت آئیں، وہ قطعی انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ایمان اور مراد شاہ ایک دوسرے کی شکل تکتے رہ گئے۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی جو کمرے میں خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کچھ کام نپٹانے ہیں، وجاہت نے بے اتنائی سے کہا۔
शाम को वलीमा है। वो बदस्तूर तहम्मुल से बात कर रही थी। किसका? वजाहत ने रुख उसकी तरफ किया। हमारा वलीमा वजाहत, ईमान ने उसे घूर कर बताया। चलो शुक्र है कुछ तो है जो हमारा है, वरना तो आपका ही चल रहा है सब। वो तंज कर रहा था। अच्छा, ईमान ने दांत पीसे। उसे रात के सारे जुल्म याद आ गए थे। आ जाऊंगा शाम से पहले। वजाहत ने उसे बेताब देखकर उसके गाल थपथपाकर दिलासा दिया। आपने जवाब नहीं दिया जॉब वाली बात का। वो बिलाखर मुद्दे की बात पर आई। शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं, ऑफिस नहीं स्वीट हार्ट। वजाहत ने उसे रास्ते से हटाकर कदम बाहर की जानिब निकाले। वो गुस्से से लाल होते बंद दरवाजे को घूर रही थी। शाम में वलीमे के लिए पंडाल में वो अकेली स्टेज पर सजी बैठी थी। वजाहत अभी तक तैयार नहीं हुआ था। ईमान को उदास देखकर मुराद शाह ने उसके सर पर हाथ रखा। वो मान गया है, बस तंग कर रहा था तुम्हें। सच बाबा? वो हैरान थी। एकदम उसकी सारी उदासी गायब हो चुकी थी। हाँ, मगर वादा करो जॉब की वजह से अपना और वजाहत का रिश्ता खराब नहीं करोगी। उन्होंने उससे वादा लिया। जी बाबा साईं, वादा करती हूँ, ये शादी निभाऊंगी। ईमान शाहनवाज अली के इरादे बुलंद थे। वो सबकी सोच गलत साबित करने को बेताब थी कि एक वर्किंग वूमेन अच्छी वाइफ नहीं होती। उसने मुस्कुराकर मुराद शाह को देखा, जो सामने से ब्लैक डिनर सूट में आते वजाहत को देखकर अपनी जगह से उठे थे। ईमान का दिल जोर से धड़का। सुबह के बाद से वो अब उसे अपने सामने देख रही थी। वजाहत उसके ऐन बराबर में बैठ चुका था। वो दोनों कैमरे की जद में थे। थैंक्स, ईमान ने होले से कहा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। मेरी ड्यूटी ज्यादा सख्त है ऑफिस से। वो गंभीर लहजे में उसे धमका रहा था। वो लोगों को मसनूई मुस्कुराहट से देख रहा था। ईमान के पसीने छूट गए। इस आदमी से किसी रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसका हाथ वजाहत ने अपने हाथ में लेकर दबाया तो वो होश की दुनिया में वापस आई। वजाहत प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, वो मिन्नत कर रही थी। इट इज़ पर्सनल, इट इज़ वेरी पर्सनल डार्लिंग। खैर मनाओ बस अपनी। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए उठ खड़ा हुआ। ईमान की आंखें झिलमिला गईं। ख्वाबों की कीमत बहुत भारी थी। वो आसानी से नहीं चुका पाएगी शायद। खाना लग चुका था मगर उसके हल्क से एक निवाला उतरना मुश्किल था। वो आग थी कि राख हो जाए जानो तनो तमाम। वो ज़ब्त था, उड़ा नहीं कोई शरारा तक। उसने अच्छी बीवियों की तरह वजाहत को उसकी मनमानी करने दी। वो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। ईमान ने उसके बाजू पर किस किया और वो उसकी गर्दन को चूमने झुका। जब क्या बात है, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो रोमांस में। वजाहत ने उसे घेरा। ईमान की जान सुलग गई। वो इन लम्हात में भी उस पर शक कर रहा था। हटो तुम। उसने वजाहत को धकेलने की पूरी कोशिश की मगर उसका नाजुक वजूद वो पूरी तरह दबोच चुका था। वजाहत नहीं प्लीज। ईमान उसके इरादे जान चुकी थी। वो बचलने लगी मगर वजाहत ने उसकी कब सुनी थी। वो उसके लबों को अपने होठों में कैद कर चुका था। नीम तारीख ख्वाबनाक माहौल में मजीद खामोशी छा गई। सिर्फ ईमान की चूड़ियों की खनक बाकी रह गई थी। क्या मुसीबत है भाई? वो साड़ी में उलटती गिरती मलकानी के पीछे पीछे चल रही थी। क्या हुआ बच्चे? उन्होंने पलटकर बहू को देखा। नहीं कुछ नहीं, बस वो भारी है कुछ, मुझे जग के बोली। ये मैंने अपने वलीमे के अगले दिन पहनी थी। वजाहत ने तस्वीरों में देखकर कहा था कि मेरी दुल्हन को भी पहनाइएगा। वो मुस्कुराकर बता रही थी। वजाहत और उसकी ख्वाहिशात उफ। वो दिल ही दिल में कोफ्त ज़दा हुई। चलो तुम यहाँ बैठो, सबको अपने हाथों से चीज़ें बांटो अब। उन्होंने ईमान को लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। गांव की खवातीन ज़ोक शौक से नई नवेली दुल्हन को देख रही थी। वजाहत जो किसी काम से अंदर आया था, ईमान को अपनी माँ की साड़ी में देख मबहूत रह गया। ग्रीन बनारसी भारी साड़ी में जेवरात पहने, फूल पहने वो बेजारी सजाए बैठी थी। वजाहत का बस नहीं चल रहा था उसे उठाकर कमरे में ले जाए, मगर औरतों को देखकर खुद पर जब्त किए रखा। ईमान उसे देखते ही नाराजगी से मुंह मोड़ गई। वो रात के सितम दिन भर याद रखती थी। वजाहत को जरूरी काम से निकलना था, वरना वो उसके मुंह बनाने पर जरूर उसकी क्लास लगाता। वो उसे जाता हुआ देखकर दिल महसूस कर रह गई। उसकी जॉब की खाई यूं ही बीच में लटकी हुई थी उनके। शाम में ईमान अपने घर जा चुकी थी। उसे गुस्सा आया कि वजाहत मौजूद नहीं था चाय पे। वैसे तो बाबा के आगे पीछे रहता था, अब दामाद बन गया तो अकड़ रहा है। वो दिल ही दिल में शायद शदीद बदगुमानियों की जद में थी।
دور زمینوں کے مسائل حل کرتے ہوئے وجاہت کے دل و دماغ میں وہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا آج رسم کے مطابق ایمان اپنے گھر چلی جائے گی۔ وہ جس وقت گھر پہنچا سب جا چکے تھے، خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ایمان کے تکیے میں منہ دے کر گہری سانس کھینچی، جیسے اس کی خوشبو خود میں اتار رہا ہو۔ اسی وقت اس کا موبائل جگمگایا تھا۔ جان کالنگ۔ ایمان کی کال دیکھتے ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ ظہیر نصیب، وہ شرارت سے بولا، کہاں ہو تم؟ وہ اب تک خفا تھی تمہارے دل میں۔ وہ اسے تپانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کوئی نہیں، وہ گھبرا کے بولی، جیسے وجاہت اس کے دل میں جھانک رہا ہو۔ اچھا، تو تمہاری روح میں ہوں میں، سانسوں میں، گردن اور سینے کے نشانات، ہر جگہ میں ہی میں ہوں میری جان اور میرا دل۔ اس کے مخمور لہجے پر ایمان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بے ساختہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ کر وہ دنگ گئی۔ میرون سوٹ میں، ناک میں نازک سی لو، ہاتھوں میں کڑے دوپٹے سے بے نیاز گردن پر ابھی تک اس کی محبت کی شدتیں واضح تھیں۔ کہاں کھو گئی مجھے ڈھونڈنے میں؟ وجاہت نے اسے ستانے کی حد کر دی۔ تم جاؤ، مجھے بات ہی نہیں کرنی، وہ گھبرا کے غصے سے بولی۔ مگر مجھے کرنی ہے تو فون پہ ہی رہو۔ وہ شوہرانہ حاکمیت سے مخاطب ہوا تو اس کی جان پہ بن آئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے پلیز، وہ منمنائی۔ میری تو اڑ چکی، اب لینے آ جاؤ۔ وجاہت پھر شرارتی ہوا۔ نہیں پلیز، وہ ڈر گئی۔ اس سے کچھ بعید نہ تھی کہ ابھی آ جاتا، ویسے بھی کون سا میلوں کا فاصلہ تھا۔ اچھا میری جان، سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ ہنس دیا، اسے رحم آ گیا تھا ایمان پہ۔ گڈ نائٹ، اس نے جلدی سے بول کے کال کٹ کی۔ وجاہت کے خوف سے وہ اصل بات کر ہی نہ سکی۔ عجیب گھیرے میں لے لیتا تھا وہ اس کو اپنی باتوں کے۔ ملکانی اسے صبح ہوتے ہی حویلی لے آئی تھی۔ آج ان کی شادی کو 5 دن ہو چکے تھے۔ وجاہت ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ لان میں بے دلی سے ٹہل رہی تھی جب ملازمہ آئی۔ بی بی صاحبہ، وہ وجاہت صاحب اندر اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، آپ بنا دیں آ کے۔ وہ پیغام سنتے ہی طیش میں آ گئی۔ دیتی ہوں اس کو چائے ابھی۔ ایمان پاؤں پٹکتے ہوئے کچن میں آئی، ایک کپ میں نمک بھر کر ڈالا اور اس میں دودھ پتی کھولا کے ڈالا۔ وہ اس کے حکم دینے پر غصے میں تھی، خود بھی بول سکتا تھا آرام سے۔ آیا بڑا لاٹ صاحب کہیں کا۔ یہ لو، اس نے نفاست سے فرج میں سجا کر کپ وجاہت کے آگے کیا۔ ملکانی اور مراد شاہ مسکرا کے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی مصنوعی ہنسی لیے وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ وجاہت پہلا سپ لے رہا تھا، اب آئے گا مزہ۔ ایمان دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ واؤ، کیا ذائقہ ہے بیگم، وجاہت نے مسکرا کر تعریف کی۔ آپ لوگ بھی ایک ایک سپ لیں پلیز، اتنی اچھی چائے کا۔ اس نے فوراً ماں باپ کے آگے کپ کیا۔ ایمان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ جھٹ سے بیچ میں آئی اور چائے کا کپ چناکے سے چھوٹ کے گرا۔ وجاہت نے اسے گرم گرم چائے سے پوری طرح بچا کے خود پہ چائے گرنے دی، جو اس کے سیدھے بازو پہ گری۔ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ وہ ہائیں کر کے رہ گئے۔ ارے ارے وجاہت بیٹا، ملکانی فوراً لپکی۔ ایمان نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ آؤ میں برنال لگا دوں، وہ سر جھکا کے بولی۔ اٹس اوکے، وہ پیچھے ہٹا۔ نہیں نہیں، لگواؤ جا کے۔ وہ دونوں اسے ایمان کی سائڈ دھکیل رہے تھے۔ اچھا آؤ، وہ ایمان کے ساتھ چل پڑا۔ بازو پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ ایمان پہ گھڑوں پانی پھر گیا۔ سوری وجاہت، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اسے بیڈ پہ لے کے بیٹھی اور برنال دراز سے نکالنے لگی۔ ہرٹ نہیں کرنا تھا تو چائے اچھی پلا دیتی کم از کم۔ وہ ناراض ہوا۔ تمہیں معلوم تھا اس میں نمک ہے تو کیوں جھوٹی تعریف کی؟ کیوں بابا سائیں اور اماں جی کو دے رہے تھے چائے؟ وہ تڑک اٹھی، تاکہ انہیں بتا سکوں کہ جب تک یہ چائے بنانا نہیں سیکھ جاتی آفس جوائن نہیں کرے گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، ارے مجھے آتی ہے چائے پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی، اب نہیں پینی۔ وہ منہ موڑ کے بیٹھ گیا۔ ایمان نے اس کی قمیض کندھے سے نیچے کر کے برنال لگانی شروع کی۔ پہلے زخم دو پھر مرہم لگاؤ، اچھا ہے، وہ تنزن بولا۔ ایمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم کیوں آئے بیچ میں؟ وہ شکوہ کر گئی۔ تمہیں جلنے دیتا میں، وہ جواباً بولا۔ ایمان کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، وہ اس کی قمیض صحیح کرتے ہوئے بولی۔ اور تم کب ٹھیک ہوگی؟ وجاہت نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا۔ جب تم مجھے آفس جانے دو گے۔ وہ صاف گو ہوئی، کل سے جوائن کر لو۔ اور کچھ؟ وجاہت نے اس کے لب چومے اور وہ شرما کر دور ہوئی۔ ایمان کے لیے نئے چیلنجز کا آغاز ہو چکا تھا۔ بابا سائیں کے حکم کے مطابق وجاہت اسے لے کر کراچی آ چکا تھا۔ کچھ دنوں تک دونوں نے ساتھ آفس دیکھنا تھا، گھومنا پھرنا تھا اور پھر وجاہت کو واپس آنا تھا۔ کراچی والا بنگلہ ایمان کے لیے صاف کر دیا گیا تھا اور 3-4 ملازمین بھی روانہ کر دیے گئے تھے۔
उसे तो ये कोई हसीन ख्वाब महसूस हो रहा था, सब कुछ हस्बे मंशा। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि वजाहत उसका कितना जीना हराम करने वाला है। इस वक्त तो वो अपने हनीमून पीरियड में मगन थी। वीकेंड्स में मैं खुद तुम्हें पिक करने आऊँगा, ओके? ईमान बंगले का जायज़ा ले रही थी। लॉन में माली की ज़रूरत थी, उसे फूलों से इश्क था। एक माली का बंदोबस्त करवा दो वजाहत, हो जाएगा। वजाहत उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। फ़ोन ज़्यादा बिज़ी ना रहे, मेरी कॉल या मैसेज इग्नोर ना हो, वरना ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा सीधा। वजाहत ने धमकी दी। ज़ुबान बोली तो वह ठटक गई, लेकिन काम बाद में, शौहर पहले। वजाहत ने उसे चुप करवाया। अच्छा ठीक है। ईमान ने फ़िलहाल उससे बहस करने से गुरेज़ किया। फीमेल स्टाफ तक रहना, मेल्स तुम्हारे इर्द-गिर्द नज़र ना आए मुझे। वो मज़ीद हिसाब तंग करने लगा। तुम मुझे जानते हो वजाहत, फिर भी ये सब तुम तुम भी मुझे अच्छे से जानती हो, तभी बावर करवा रहा हूँ। वो घनी मूछों तले लब भींचे कह रहा था। ईमान उसके तेवर देखकर डर गई। प्लीज वजाहत, वो बाबा साईं का ऑफिस है। उनकी इज्जत, तुम्हें सिर्फ मेरी इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। उसने फिर ईमान को तंबीह की। मुझे इतना डरा दोगे तो मैं काम पे कैसे फोकस करूंगी? वो तप गई। तुम्हारा फोकस बस मैं होना चाहिए। वो गंभीर लहजे में उसे बहुत कुछ समझा गया। ईमान बिना कुछ बोले अंदर की तरफ बढ़ गई। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली थी। वजाहत शायद शावर ले रहा था। उसने शहला को मैसेज करके अपनी कराची में मुस्तकिल मौजूदगी का बता दिया था। उसकी हमराज, उसकी सहेली अब उसके साथ थी। वो काफ़ी रिलैक्स थी। बाकी बाबा साईं बाकायदगी से उसे कॉल करके उसका हौसला बढ़ाते रहते थे। उन्हीं की शय पे वो वजाहत के आगे डटी खड़ी थी। नाश्ता नहीं बनाया अब तक? वजाहत ने उसे घूरा। क्या खाओगे? वो शर्मिंदा हुई। तुम्हें पता होना चाहिए ये बात कि तुम्हारे शौहर को खाने में क्या पसंद है। वो उसे मजीद शर्मिंदा कर रहा था। अच्छा ना, अब बता दो, आगे से याद रखूंगी। वो जल्दी से उसकी तरफ आई। पराठा और ऑमलेट और अच्छी कड़क चाय। वो मुहम सा मुस्कुराया। ईमान की इतनी ताबेदारी उसे हजम नहीं हो रही थी। जी अच्छा, अभी लाई। वो जाने के लिए मुड़ी थी जब वजाहत ने उसकी कलाई पकड़ी। वो नासमझी से उसे देखने लगी। मुलाजमा बना रही है नाश्ता हम दोनों का, वो मुस्कुराहट दबा के बोला। ईमान को गुस्सा आ गया। तो मुझे क्यों इतनी सुनाई जब मुलाजमा से ही काम करवाने हैं? ताकि बीवी बनो, ये बीवी के काम है, मुलाजमीन से काम करवाना मेरे नहीं। वजाहत ने बेदर्दी से उसकी कलाई झटकी। वो दर्द से बिलबिलाई। जंगली जानवर, वो रो दी। दिखाऊं सुबह सुबह जंगलीपन? वजाहत उसकी तरफ बढ़ा तो वो दीवार से जा लगी। नहीं, ईमान ने सूखे लबों पर जुबान फेरी। गुड, ऐसे ही रहा करो मुझसे डर के। वजाहत ने उसकी हालत से हिज उठाया। अपने शानदार ऑफिस में कदम रखते ही ईमान का दिल बाग बाग हो गया। जबरदस्त फर्नीचर, इंटीरियर बेहद हसीन, खूबसूरत कलर थीम, लाइट्स, खुश शक्ल सा स्टाफ, बाकायदा किचन, कैपेचिनो मशीन। वो पुरइत्तेमाद सी वजाहत के साथ साथ मुआयना कर रही थी। इस ऑफिस को वजाहत देखता था, मगर अब उसकी ज़रूरत ज़मीनों पर ज़्यादा थी और गांव के प्रोजेक्ट्स भी उसके अंडर थे। मगर कभी कभी वो कराची चक्कर लगा के ऑफिस के मामलात हैंडल कर लेता था। उनका ऑफिस बहुत से मशहूर ब्रांड्स के साथ काम करता था। न्यू मॉडल्स भी ब्रांड्स को वो लोग ही प्रोवाइड करते थे। उनके आइडियाज़ भी कमाल थे। अब ईमान ने खुद को यहाँ मनवाना था। आते ही उसने मीटिंग बुलवा ली थी। सबसे तारुफ के बाद उसने टीम वर्क और फ्रेंडली वर्क पर जोर दिया था। आबिस फरीद बस बहुत गौर से उसे देखने में मगन था। टी पिंक जदीद स्टाइल के सिले सूट पे हमरंग शॉल कांधों पे डाले, ऊंची हील में उसका कद दराज हो रहा था। उसकी दूधिया मलाई सी मोहनी सूरत जगमगा रही थी। वो इस बात से बेखबर था कि वजाहत उसकी हरकत नोटिस कर रहा है। आबिस फरीद ने वजाहत की गैर मौजूदगी में ऑफिस बड़े अच्छे से संभाल रखा था और अब ईमान के साथ मिलकर काम करने की वजह से खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। हर कोई अपनी नई और हसीन कंपनी ओनर को सिरा रहा था, सवाए वजाहत के। वो सर्द आंखों से अपनी बीवी को बोलते हुए देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था ईमान को उठा के सबसे छुपा ले, उस पे पड़ने वाली हर नजर को नोच ले। वो थोड़ी के नीचे मुट्ठी टिकाए खुद पे जब्त किए बैठा रहा, यहाँ तक कि सब लोग मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। वजाहत, ईमान ने उसके पास आकर उसका कंधा हिलाया। वो सर्द लहजे में बोला। क्या सोच रहे हो? वो मुस्कुराकर पूछने लगी। शायद वो उससे मुतासिर हुआ हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम नॉर्मल बीवियों की तरह मेरे साथ हवेली में क्यों नहीं रह सकती? क्यों तुम्हें ऑफिस आना है, यहाँ रहना है?
क्यों तुम्हें वर्किंग वूमेन बनना है मगर एक अच्छी बीवी नहीं? वो रुमानी से बोल रहा था। एक लम्हे के लिए वो गिंग हो गई। कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा था। वजाहत मजीद कुछ बोले बगैर रूम से निकल गया। ईमान ने थक के खुद को कुर्सी पर गिराया। वो दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। ड्राइवर की मौजूदगी में दोनों ने खुद पर जब्त किए रखा, मगर घर आते ही ईमान फट पड़ी। तुम्हें आखिर क्या मसला है वजाहत? क्यों तुम एक नॉर्मल हस्बैंड नहीं बन सकते? वो जिद होकर पूछ रही थी। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ किसी चीज का। वो पलट के गुर्राया। रवायती मर्द। वो बोलने से बाज नहीं आई। हाँ हूँ मैं। अब कपड़े उतारो और मेरे पास आओ। जो काम है रवायती मर्दों का वो मैं करके दिखाता हूँ। तुम तो बीवी बनोगी नहीं। मेरी मर्जी की तो मैं खुद ही तुम्हें सीधा करूंगा। अब वो उसे अपनी तरफ खींच के बेड पे धक्का दे चुका था। वजाहत नहीं प्लीज। ईमान ने हाथ जोड़े, मगर अब देर हो चुकी थी। वो उसके गुस्से को हवा दे चुकी थी, जो अब उसे घंटों झेलना था। कल वजाहत की वापसी थी, मगर वो जाने से पहले उससे हिसाब बराबर करना नहीं भूला था। वो उसकी बाहों में जकड़ी बुरी तरह मचल रही थी। उसकी किसी आहो पुकार पर उस जालिम पर असर नहीं हो रहा था। कई घंटों के जुल्मों सितम के बाद उसे निढाल हालत में देखकर वजाहत ने बेदर्दी से अपने लब कुचले। आई हेट यू। वो अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करके बोली। आई हेट यू मोर। वजाहत ने उस पर चादर फेंकी और खुद करवट लेकर लेट गया। वो हिचकियों से रो दी। वजाहत ने गुस्से से मुठियां भींजते हुए खुद को कोसा। क्या हाल कर देता था वो उसका। वो नूर के तड़के ही हवेली पहुंच चुका था। उसे दोपहर तक आसिफ शाह से मिलने पास के गांव निकलना था। कुछ जमीनों के कागजात पास कराने थे। किसानों से मिलना था। पानी के प्रोजेक्ट पे काम करते मजदूरों से बातचीत करनी थी। कामों का अंबार था, मगर ईमान की सोई हुई मासूम सी सुबह वाली शक्ल उसके जहन में गर्दिश किए जा रही थी। वो जानकर उसके उठने से पहले आ गया था, ताकि ईमान उसे देखकर रात के जुल्म ना याद करे और अपने काम देखे। वो उसका इतना ही एहसास करके एहसान कर रहा था उस पर। वजाहत के जाने के बाद वो काफी खुश थी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ईमान को तकलीफ देने में। अब वो नहीं था तो ईमान खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। बीवी साहिबा, आपका नाश्ता लगा दिया है। मुलाजमा ने उसे इत्तला दी। वो शदीद भूखी हो रही थी। रात से उसने कुछ नहीं खाया था। वो फौरन नाश्ता करने भागी। फिर उसे ऑफिस निकलना था। मेरी तो समझ नहीं आता कि क्या तुक है अपनी औरत को अकेले इतने बड़े शहर में छोड़ने की। किस बात की नौकरी है? क्या करेगी कमा के? और किसके लिए कमा रही है? मलकानी ने मौका पाते ही दिल की भड़ास निकाली। इस वक्त वजाहत उनके पास मौजूद था। मुश्किल से बेटा मुयस्सर आता था। वो दिल हल्का करने लगी। शौक है उसका, करने दे अम्मा जी। कुछ दिन की बात है, खुद ही थक हार कर छोड़ देगी। उसे कहो बच्चों के शौक पाले, हमें पोता पोती दे, घरदारी सीखे, तुम्हारे काम करे। ये होते हैं लड़कियों के शौक। शाहनवाज ने पढ़ा लिखा कर दिमाग खराब कर दिया है बच्ची का। वो चुप करके माँ की बातें सुनता रहा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। माँ को समझाता या बीवी को, दोनों ही समझने को तैयार नहीं थी। अच्छा मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो जाने के लिए उठा। तुम भी जा रहे हो? बहू भी नहीं, फायदा क्या हुआ शादी करने का? वो अफसोस से कह रही थी। ले आऊंगा उसे वीकेंड पे। 2 दिनों में ठीक कर दीजिएगा अपनी बहू को। वो शरारत से कहकर निकल गया। सास बहू की लड़ाई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मोबाइल चेक किया, मगर ईमान की तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं था। वो खुद पर कंट्रोल करके गाड़ी में बैठा। उसने तीसरी दफा मोबाइल उठाया, मगर वजाहत का कोई मैसेज या कॉल नहीं था। उसे हैरानी हुई कि वो गांव जाते ही उसे भूल गया। सोचता हूँ कि उससे बच के निकलो। बच निकलने के बाद क्या होगा? वो ना चाहकर भी वजाहत को सोचे जा रही थी। वो ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। आज उसका काम का पहला दिन था। कई टास्क पूरे करने थे, मगर दिमाग इसी में अटका हुआ था। वो नाराज होकर गांव गया था। क्या पता बाबा साईं से उसकी शिकायत लगा देता। शिट। वो अपनी सोचों में उलझी ऑफिस पहुंच के अपने रूम में जाके बैठी। कोई जालिम भी हो और मासूम भी तो अजीब ही सिचुएशन हो जाती है। वो इस वक्त इसी रोल में था ईमान के लिए। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब आबिस ने डोर नॉक किया। कमिन। वो संभल कर चेयर पर बैठी। कॉफ़ी। वो मुस्कुराकर उसे कप पेश कर रहा था। थैंक्स। वो मना नहीं कर सकी। प्लीज सिट। उसने आबिस को बैठने का इशारा किया। कैसा लग रहा है ऑफिस में फर्स्ट डे? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में लिए हुए था। ईमान को वो अच्छा लगा, मगर वजाहत का ख्याल किसी बर्फ की तरह उसके जहन में लपका तो वो कप कपा गई। जी अच्छा है। आप फाइलें भिजवाएं मेरे रूम में। उसने यकदम लहजा बदला तो आबिस ठटक गया। वो साफ साफ उसे जाने के लिए बोल रही थी। जी श्योर। वो कप
फौरन कप छोड़कर उठ बैठा। उसके जाते ही ईमान ने अपना सर मेज पर टिका लिया। इस तरह डर डर कर वो कैसे काम कर सकेगी? वजाहत ने उसके मुस्कुराने तक पर पाबंदी लगा रखी थी। वो मुट्ठियां भींच कर रह गई। कैसा रहा पहला दिन? वजाहत का मैसेज रिसीव होते ही उसे गुस्सा आ गया। याद आ गई? वो तब के रिप्लाई कर रही थी। भूला कब था तुम्हें? उसका मैसेज पढ़कर ईमान के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो साथ होता तो कांटों की तरह चुभता था और जब नहीं होता तो गुलाबों की तरह महक देता था। उसकी बातें, उसका लहजा मार देता था ईमान को। कातिल भी वो था, दिलदार भी वो। ईमान को वो लम्हे याद आए जब पूरी रजामंदी से उसने वजाहत का कुर्ब हासिल किया था, उसके सीने में पनाह ली थी, उसके लबों का जायका चखा था, उसके बाजुओं में खुद को समो दिया था। ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ था, वरना वजाहत ने हमेशा उससे ज़बरदस्ती ही हक वसूल किया था अपना। शहला से मिलने चली जाऊं? उसने खुद को ख्यालात से निकाल कर मैसेज टाइप किया। गुड, इसी तरह ताबेदारी दिखाया करो, इजाज़त लिया करो। हाँ जाओ, जाने मन जाने वजाहत। आगे कई दिल लगे हुए थे। ईमान को मैसेज अच्छा भी लगा और उसकी हाकिमियत पर गुस्सा भी आया। उसने मुंह बनाने वाले कई इमेजेस भेजे। वजाहत उसके मैसेज दोबारा रीड करके मुस्कुरा दिया। इधर वो गाड़ी में शहला की तरफ जाते हुए मुस्कुराई जा रही थी। दोनों शेर बकरी अलग अलग ठीक रहते और एक घाट पे आते ही भिपर जाते थे। ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं मलकानी। ईमान वजाहत शाह हमारे गरीब खाने पर ज़हीर नसीब। शहला उसे देखकर चहक उठी। हो गया तुम्हारा? ईमान हंसी। हमारा क्या होना, हुआ तो आपका है। तो आपके यहाँ ही होगा कुछ न कुछ। शहला उसका पेट टटोल रही थी। तौबा है बेहया औरत, तुम कैसे आंटियों की तरह तफ्तीश कर रही हो? ईमान ने उसे परे किया और सोफे पर गिर गई। उफ, इतनी थकन, वो सोने नहीं देता क्या रात भर? शहला फिर शौक हुई। ऐसा कुछ नहीं है। ईमान ने उसे तकिया मारा। वो बेहद शरारती हो रही थी। गर्दन के निशानात तो यही बता रहे हैं मैडम। ईमान ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। चाय पिलवा दो कड़क सी। उसने शहला को ब्रेक लगाया, वरना उसने नहीं रुकना था। क्यों? उनके लबों के रस से सैर नहीं हुई आप? शहला ने निचला होंठ काट के इंतहा की। ईमान का कहका बुलंद हुआ। जलील हो तुम। वो दोनों बेतहाशा हंस पड़े। वीकेंड में 2 दिन बाकी थे। वो लोग नए प्रोडक्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। इस ब्रांड के लिए हमारी टारगेट ऑडियंस मोटापे का शिकार लोग होंगे। मुझे कुछ भी फेक नहीं चाहिए। रियलिटी के साथ उसकी मार्केटिंग जानी चाहिए ताकि पब्लिक का इत्तेमाद हासिल रहे। वो सब तवज्जो से ईमान को सुन रहे थे जब दरवाज़ा खोलकर सामने से एक तरहदार सी हसीना चलती हुई अंदर आई। वो चाल और हुलिये से कोई मॉडल मालूम होती थी। आबिस, उसने आते ही आबिस फरीद को पुकारा। ईमान ने नागवारी से उसे देखा जो उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रही थी। ओ हाय विशिम, मैं रूम में बात करता हूँ तुमसे। आबिस सिटपटाकर बोला। वजाहत कब आएगा? वो नाराजगी से पूछ रही थी। ईमान का तो खून खौल गया। वो थी कौन जो इतने हक से उसके शौहर का पूछ रही थी? वीकेंड पे आएगा, इनसे मिलो। मिसेस वजाहत शाह हमारी न्यू ऑनर है। आबिस ने जल्दी से उसका तारुफ करवाया। हाय, वो बेनियाजी से कहकर जाने के लिए पलटी। ईमान उसके एटीट्यूड पे तप गई। आबिस, हम सीरियस मीटिंग में हैं, इनसे कहें वेटिंग रूम में बैठें। मुझे काम के दौरान हाय हेलो नहीं पसंद। वो रूड हो गई। विषम ने उसे सर से पैर तक देखा और कंधा उचकाकर बाहर निकल गई। ईमान का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का मुंह नोच दे। उसे वजाहत से भी नफरत हुई। ये थी उसकी कराची की मसरूफियात। बदकिरदार आदमी। वो जी भरकर बदगुमान हो रही थी। कौन है ये? उसने आबिस को पकड़ा। ये वजाहत सर की अच्छी दोस्त और इस कंपनी की मॉडल है। हर ब्रांड के लिए इन्हीं को साइन किया जाता है। इस ब्रांड के लिए मॉडल मैं सिलेक्ट करूंगी, बता देना उसे। वो अकड़ कर बोली। आप एक दफ़ा वजाहत सर से बात करने, शायद उन्होंने ही इसे बुलवाया हो न्यू ब्रांड के सिलसिले में। वो झिझक के बोला। वजाहत से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम इसे चलता करो। वो गुस्से में होने लगी। मैं देखता हूँ विषम को, आप प्लीज़ रिलैक्स करें, रूम में जाएं अपने। आबिस ने उसे गुस्से में देखकर मामला ठंडा करने की कोशिश की। वो पांव पटक पटक कर अपने रूम की तरफ निकली। उसका बस नहीं चल रहा था वजाहत सामने आ जाए और वो उसका गिरबान पकड़ ले। वो घर पहुंची तो मुलाजिम ने उसे वजाहत की मौजूदगी का बताया। वो सब कुछ भूल भाल कर सीधे रूम में भागी। वाह, वो आई नहीं और तुम भी भागे चले आए। घटिया इंसान हो तुम। ये थी तुम्हारी कराची की अय्याशियां। अपनी बीवी जॉब करे तो गलत और दूसरी औरतों पर तुम डोरे डालो, वो बिल्कुल ठीक है। घिन आती है तुमसे वजाहत शाह। वो एक ही सांस में सारा जहर उगल गई। सुबह से गुबार भरा था जो उसकी शक्ल देखते ही निकल आया। वालेकुम सलाम, बैठो। वजाहत ने बहुत सुकून से उसे देखा। जस्ट शट अप। ये विषम कौन है? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? वो चीख उठी। आराम से, वजाहत ने उसे वार्निंग दी।
घर पर मुलाजमीन मौजूद हैं, कोई डिसेंसी है तुम में या नहीं? वो दांत चबा के बोला। ईमान का खून खौल गया। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर चीटिंग नहीं। याद रखना वजाहत। वो भी उंगली उठा के बोली, कसम से आज बीवी लग रही हो मेरी। वो बेसाख्ता हंस पड़ा। ईमान को उसकी हंसी जहर लगी। वो होती कौन है मुझे नखरे दिखाने वाली? उसे अपनी जुबान में समझा दो, बीवी हूं तुम्हारी, मर रहे हो तुम मेरे इश्क में। ईमान दिल भर के इनसिक्योर हो रही थी। इस वक्त तो कोई और इश्क में डूबा लग रहा है। वजाहत बात नहीं आ रहा था। दफा हो रही हूं मैं, जाओ तुम इस 2 टके की लड़की के पास। वो तैश में उठी मगर वजाहत ने उसे बीच में से ही पकड़ लिया। ईमान मेरी जान, सिर्फ कंपनी की मॉडल है, बाकी मॉडल है तो जाहिर है बोल्ड है, नखरे हैं। मैं सिर्फ रस्मी अलग फ्लैग रखता हूँ और तुम भी प्रोफेशनलिज्म अपनाओ। इतना अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं। वजाहत ने उसके कानों में रस घोला। सारी थकन, सारा गुबार हवा हो गया था। बस इतनी सी बात थी और वो इतनी परेशान हो गई। उसे खुद पर हंसी आई। इश्क हो गया है क्या मुझसे? वजाहत ने उसे छेड़ा। जी नहीं, बस मुझे ये सब पसंद नहीं। वो फौरन जान छुड़वाने लगी। तैयारी कर लो, रात में ही निकलते हैं, आराम कर लेंगे जाके। वजाहत ने उसका गाल थपथपाया तो वो भी अस्वात में सर हिलाने लगी। और इस विषम को समझा देना कि तुम्हें इतने हक से नाम लेकर ना पुकारे, सर बोले। वो फिर शुरू हो चुकी थी। अच्छा बाबा अब चलो। वो हाथ जोड़ने लगा। रात के किसी पहर ईमान की आंख खुली तो बराबर में वजाहत मौजूद नहीं था। वो कुछ देर यूं ही लेटी रही मगर जब देर हुई और वो नहीं आया तो ईमान कमरे से निकलकर उसे तलाश करने लगी। वो किचन, वॉशरूम्स, ड्राइंग रूम तक होके आई मगर वो कहीं नहीं था। तमाम मुलाजमीन इस वक्त सो रहे थे। वो आखिर कहाँ चला गया? ईमान को तशवीश हुई। वो कमरे में जाके मोबाइल लाने का सोच रही थी जब उसे लॉन की लाइट्स ऑन महसूस हुई। वो दबे कदमों उसी तरफ चली जहां से उसकी आवाज आ रही थी। आई समझ, वो शदीद गुस्से में किसी से मुखातिब था। वजाहत। ईमान ने पीछे से उसका बाजू पकड़ा। किससे बात कर रहे हो? वो चक्कर उसका मोबाइल देखना चाह रही थी मगर वजाहत कॉल कट कर चुका था। कुछ नहीं, गांव के कामों में एक पार्टी मुखल हो रही है, उसी के बंदे को धमका रहा हूँ। उसने रसान से कहकर ईमान को बाजू के घेरे में लिया। सॉरी, मेरी वजह से डिस्टर्ब हुई तुम। वो इंतहाई नरमी से बोल रहा था। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। वो भी मजीद कुछ बोले बगैर उसकी हमरा चल दी। वजाहत को उसकी मासूमियत पर तरस आता। वो उसे बहुत आराम से बेवकूफ़ बना गया था। वजाहत के साथ वीकेंड पे वो गांव आ चुकी थी। हवेली में रौनक आ गई थी। वजाहत की बहनें भी मैके में मौजूद थीं। रात के खाने के बाद वो किचन में सबके लिए कॉफ़ी बनाने आई थी। मुलाजमा उसके साथ थी। यकदम ईमान को जोर की उबकाई आई। उसने बेसाख्ता मुंह पे हाथ रखा। मुलाजमा कॉफ़ी निकाल रही थी, उसका रुख दूसरी तरफ था। ईमान जल्दी से अपने बेडरूम में भागी। वॉशरूम पहुंचते ही सब कुछ खाया पिया उलट कर बाहर आ गया। वो निढाल से खुद को बेड तक लाई और लेट गई। ये दूसरी दफा हुआ था। कराची में भी उसे कुछ दिनों से चक्कर की शिकायत थी। वो किसी नतीजे पे पहुंचकर यकदम अपना हाथ पेट तक ले गई। ओह नो, मैं कैसे भूल गई? 1 माह से नहीं हुए थे और उसकी शादी का तीसरा महीना चल रहा था। उफ, ये क्या हो गया? इतनी जल्दी? वो उकताई। अगर वजाहत को पता लग गया वो तूफान उठा देगा मगर उसके लिए ऑफिस के दरवाजे बंद कर देगा। उसे हर हाल में अपना न्यू प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था। हाँ ठीक है, उसके बाद बता दूंगी सबको। वो सोचकर रिलैक्स हो गई। अब कल ही कराची जाती हूँ वरना यहाँ सब भांप जाएंगे। वो दिल ही दिल में खुद से हम कलाम थी। क्या हुआ जान, यहाँ क्यों लेटी हो? वजाहत उसके पास कमरे में आया। वॉशरूम आई थी, फिर पैर टकरा गया, बेड से तो लेट गई। वो जल्दी जल्दी से बहाना कर गई। ओहो दिखाओ मुझे, क्या करती हो यार? वो परेशानी से उसका पैर देख रहा था। दर्द है? अब नहीं है, ईमान मुस्कुराते हुए बोली। वजाहत ने उसका पाँव चूमा। बहुत हसीन पैर हैं, इन्हें ज़मीन पे मत उतारा करो। बहुत फिल्मी हो तुम कस्में। ईमान की हंसी निकली। तुम भी तो मेरी हीरोइन हो आखिर। वजाहत उस पर झुकने लगा। नहीं नहीं प्लीज़, अभी बाहर चलो, सब है। उसने फौरन वजाहत को दूर किया। अच्छा चलो, बख्शा तुम्हें। वो भी उठ खड़ा हुआ। वजाहत प्लीज़, कल मुझे सुबह ही छोड़ दो यार। क्यों यार, 2 दिन और यहीं रह लो प्लीज़। वो मिन्नत करने लगा। मैं जल्दी से प्रोजेक्ट ख़त्म करना चाहती हूँ यार, ताकि लंबी छुट्टी यहाँ करूँ सबके साथ। वो उसे राम करने लगी। ओह हाँ प्रोजेक्ट, अच्छा कल चलते हैं मेरी जान। और हुक्म? वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। कुछ नहीं। ईमान उसकी मोहब्बत पे झूम गई। कराची आते ही उसने क्लिनिक का रुख किया। 2 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने उसे आराम की हदायत की थी जब तक बच्चे की धड़कन ना आ जाए। वो उस वक्त सर हिलाती रही मगर वो जानती थी कैसे मैनेज करना है। कुछ लोग प्रेगनेंसी को बीमारी बना देते हैं मगर दर हकीकत ये एक खूबसूरत चीज़ है।
जिसकी हिफाजत मामूली सी एहतियात के साथ की जा सकती है। उसने हील्स तक करके आरामदेह फ्लैट चप्पल में ऑफिस में जाना शुरू किया। वो मुस्तकिल पानी पीती रही और खाने का भी ख्याल रख रही थी। वो वजाहत को दिखाना चाहती थी कि औरत घर, बच्चा, काम सब संभाल सकती है। दिन बहुत हसीन जा रहे थे। बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी। आज वजाहत भी कराची में मौजूद था। वो आज उसे बताने का इरादा रखती थी। प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका था। आबिस, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसने बेसमेंट के पास आबिस को देखकर पूछा। आप यहाँ? वो उसे घबरा कर देखने लगा। हाँ, इस तरफ निकल आई बस टहलते टहलते। क्या हुआ? वो आगे बढ़ना चाहती थी मगर आबिस बीच में आ गया। आप चले, मैं आता हूँ। मैंने आपको बुलाया तो नहीं? हटे रास्ते से। अंदर कौन है? मुझे देखना है। वो अब कुछ मशकूक हो रही थी। अरे कोई नहीं, वो तो बस विषय मैडम है। कुछ पेमेंट की बात चल रही है सर से। कौन सर? वजाहत ऑफिस में है। वो हैरान हुई। हाँ, बस विषम का काम निपटाने आए हैं। आप चलें, वो रूम में आ जाएंगे। आबिस जल्दी जल्दी में बोल रहा था। ईमान का दिल डूब सा रहा था। विषम और वजाहत अंदर। वो गुस्से से आगे बढ़ी। धड़ से दरवाजा खोला था। सामने जो था वो उसके हवास उड़ा गया था। विषम वजाहत के सीने से लगी सिसक रही थी। वो उसे खुद से दूर कर रहा था मगर उसी वक्त ईमान अंदर आ चुकी थी। वो क्या रहा है इधर? वो चीख उठी। तुम इतने घटिया निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो रोना नहीं चाहती थी मगर रोने लगी। ईमान, मेरी बात सुनो। वजाहत आगे बढ़ा। ईमान की तरफ से पड़ने वाला थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि कमरे में मौजूद तीनों को सांप सूंघ गया। वजाहत को ये उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में शोले उतर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने झटके से ईमान की कलाई अपने हाथ में पकड़ी। तुम इससे ज्यादा के मुस्तहिक हो वजाहत शाह। वह नफरत से बोल रही थी। तुम एक रवायती मर्द, रवायती जागीरदार निकले जिसके लिए औरतें खेल हैं, बस जिस्म है। वो कहर बरसा रही थी। वजाहत का खून खौल उठा। मैं 10 औरतों के बिस्तर पर जाकर सो जाऊं मगर अपने बिस्तर तक सिर्फ तुम्हें लाया हूं ईमान। और ये सब माजी था। अगर आज जो तुमने किया उसकी सजा सारी जिंदगी भुगतोगी तुम। अब वो उसे पकड़कर गुर्राया। ये तब होगा जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी वजाहत शाह। ईमान ने अपना बाजू छुड़ाया। वो भागती हुई रूम से निकल गई। वो पूरा रास्ता बुरी तरह रोती हुई आई थी। घर आकर उसने अपने आंसू पोंछे और ड्राइवर को जाने को कहा और कमरे में आकर जरूरी सामान लेकर वो मुलाजमीन को कुछ भी कहे बगैर घर से निकल गई। उसने होशियारी के साथ ड्राइवर को वापस भेजा और खुद रिक्शा लिया। मुलाजमीन अपने कामों में मशगूल रहे। इन्हें भनक भी नहीं थी कि ईमान घर छोड़ के जा चुकी। आबिस और विषम को जलील करके वजाहत सीधा घर आया था। रास्ते भर वो ईमान का मोबाइल ट्राई करता रहा मगर नंबर बंद जा रहा था। घर पहुंचने पर ईमान की गैर मौजूदगी ने उसे पागल कर दिया था। क्या मतलब? वो आके दोबारा चली गई। वो मुलाजमीन पे बरस रहा था। पता नहीं साहब, उनका तो आना जाना लगा रहता। हमें लगा अभी वापस आ जाएंगी। ड्राइवर ने भी ला इल्मी का इजहार किया। वो सिर्फ इसे घर छोड़ने आया था। उफ, वो सर पकड़ कर बैठ गया। शहला की तरफ होगी। उसके जहन में एकदम ख्याल आया। वो गाड़ी की तरफ भागा। अगर वो घर आई तो फौरन मुझे कॉल करना, उसने मुलाजिम से कहा। वो सब सर हिलाने लगे। वो जन से गाड़ी लेकर निकला। ईमान के ढूंढने के लिए वो आसमान जमीन पर लेकर आने वाला था। अरे वजाहत, आप? शहना ने अपने दरवाजे पर उसे देखकर हैरत का इजहार किया। ईमान नहीं आई। वो उसके पीछे झांक रही थी। बंद करो प्लीज ये एक्टिंग। ईमान को बुलाओ। वजाहत खुद पर जब्त करके बोला। क्या मतलब है आपका? शहला को उसकी बात अजीब लगी। ईमान यहाँ है या नहीं? वो अब के चीखा। आराम से भाई, अंदर आए प्लीज, कोई सुन लेगा। वो मोहल्ले वालों का ख्याल करके उसे अंदर ले आई। कौन है बेटा? शहला की वालदा अंदर से बरामद हुई। अम्मी, ये वजाहत शाह है, ईमान के शौहर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वजाहत ने इखलाकियात निभाई। वास्सलाम बेटा, अंदर आओ। ईमान को नहीं लाए? उनके सवाल पे वजाहत को यकीन हो गया कि ईमान यहाँ नहीं है। वो लोग वाकई लाइल्म है। वो थक कर सोफे पर बैठ गया। वो दरअसल ईमान नाराज होकर कहीं चली गई। मुझे लगा यहाँ आई है। वो सर झुकाए बोला। क्या मतलब? वो कहाँ गई? मेरे अलावा कौन है उसका? शहला शदीद परेशान हुई। हौसला रखो बेटा, वो आ जाएगी। शहला, तुम पता करो सहेलियों से। वो जल्दी से बोली। शहला प्लीज, कुछ पता लगे तो कॉल मी। मैं घर जाके देखता हूँ। पुलिस में जाके बदनामी होगी। मैं अपनी तरफ से तलाश करूंगा उसे। प्लीज ये बात अपने तक रखना। वजाहत उसे हदायत देकर निकल गया। अब उसे ईमान को तलाश करना और मुश्किल लगने लगा। शहला के अलावा उसने कभी किसी करीबी सहेली का जिक्र नहीं किया था। आखिर वो गई कहाँ? उसने घर आते ही पुलिस कमिश्नर से तन्हाई में बात की। वो ये तमाम मामला राजदारी से करना चाहता था। उनकी गांव में साख थी, सियासी ताल्लुकात थे। इस लड़की की वजह से बना बनाया मुकाम खतरे में पड़ सकता था। आप बेफिक्र रहें वजाहत साहब, मैं पता लगवाता हूँ। कमिश्नर से बात होने के बावजूद वो मुतमईन नहीं था। आखिर वो थी कहाँ? नंबर हनूस ऑफ था उसका। हवेली गई होगी तो कल तक उसकी भी पेशी लग ही जाती। जरा सा अफेरी तो था विषम के साथ।
बर्दाश्त नहीं कर सकी वो। उसे ईमान की जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। मर्द अपने कसूर नजरअंदाज कर जाते हैं, मगर औरत का रिएक्शन याद रखते हैं। वो इस वक्त एक रवायती मर्द साबित हो रहा था। नींद तो सूली पे भी आ जाती है, वो यूं भी कई घंटों की कश्मकश का शिकार था। उसकी आंख लग गई थी। कमिश्नर की कॉल से उसकी आंख खुली थी, फजर होने वाली थी। वो जल्दी से उठा। जी बोले। मोहम्मदन गोश्त था। जी सर, पता लगा रहे हैं। दरअसल आपके घर से निकलते वक्त की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। वो पैदल थी और रोड से ऑटो लिया। उसके बाद कुछ रास्तों की फुटेज नहीं मिल रही। हम कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में चेक करवा रहे हैं, हॉस्टल्स में भी। जी बहुत शुक्रिया, वो तहम्मुल से बोला। ओके सर। उन्होंने फोन काट दिया था। कहाँ चली गई हो यार, वापस आ जाओ। वजाहत ने बेबसी से सर तकिए में गिराया। हर चीज में ईमान की बहक मौजूद थी। इतनी मुश्किलों से उसे हासिल किया था, इतनी आसानी से नहीं गंवाऊंगा। वो पुरअज़म सा हुआ। शावर लेकर उसे फिर ईमान की तलाश में निकलना था। हवेली से आने वाली कॉल ने उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी, मगर कॉल उठाते ही उसके कदमों के नीचे से जान निकली थी। दूसरी तरफ बाबा साईं थे। कब निकल रहे हो तुम दोनों? काम खत्म हो गया ईमान का तो आ जाओ। अब बस काफी दिन हो गए बेटा, मुराद शाह मोहब्बत से बोल रहे थे। जी बस निकलेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह का प्रोग्राम है। अच्छा ईमान से बात करवाओ, वो तो भूल ही जाती है वहाँ कामों में लग के। हाँ वो जरा नहा रही है, मैं बता दूंगा आपकी कॉल थी। इंशाल्लाह एक दो दिन में आ जाएंगे हम। उसने जल्दी से बात निपटाकर कॉल काटी। वो गांव में भी नहीं है। वजाहत को सोता हुआ सोफे पर धप से गिरा। साहब ये आपके लिए आया है। मुलाजिम अचानक उसके सर पर नाजिल हुआ तो वो चौंक के उठा। खाकी लफाफा था ऊपर, जिसका घर का पता दर्ज था। वो उसके लिए गैर मानूस था। अंदर से निकले कागज आग के शोलों की तरह उसके हाथों को दहका गए थे। ईमान की तरफ से खुला का नोटिस था। उसने फौरन एड्रेस नोट किया। डिफेंस का पता था। वो तैश में लफाफा लेकर मकतूबा पते की तरफ निकला। वो आंधी तूफान की तरह एडवोकेट एहसन जमाल के घर पहुंचा। मुलाजिम ने उसकी वजह कता देखकर रोकने की कोशिश नहीं की। वो दंदनाता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा। इतने दिन बाद उसे रूबरू देखकर ईमान की शक्ल फक हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो नोटिस मिलते ही पहुंच जाएगा। घर चलो। वो कमरे में मौजूद सब नफूस को इग्नोर करके ईमान से डायरेक्ट मुखातिब हुआ। आप मुझसे बात करें, मैं इनका वकील हूँ। एहसन जमाल प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़े। कौन है ये सब, क्या तमाशा है ये? वजाहत ने ईमान के मुंह पर लफाफा फेंका था। बिहेव योर सेल्फ वजाहत, वो गुस्से से चीखी। ये मेरी दोस्त जोया के वालिद हैं, पेशे से वकील हैं। मैं इतने दिन से यही हूँ और मैं अपना फैसला कर चुकी। वो मजबूत लहजे में बोली। मिनट नहीं लगेगा तुम्हें ले जाने में, बीवी हो मेरी। वजाहत जारहाना सा उसकी सिमत बढ़ा, मगर एहसन जमाल बीच में आ गए। कोर्ट का नोटिस है, फॉलो करें। उसे सारी बात अदालत में होगी, आप जा सकते हैं। उन्होंने वजाहत को रोक दिया। मैं इस नोटिस को कोर्ट और आपको क्या, इस पूरी दुनिया को देख लूंगा। ईमान मेरी जान, जस्ट वेट एंड वॉच। वजाहत ने वार्निंग दी थी। ईमान की टांगे बेजान हो रही थी। वो कुछ भी कर सकता था, वो जानती थी, मगर वो उसे माफ नहीं करेगा, ये तय था। वजाहत की तरफ से मिलने वाली खबर ने हवेली और ईमान के घर पर बिजली गिरा दी थी। इतना सब हो गया, अब बता रहे हो? मुराद शाह उस पर बरस रहे थे। मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। ये सब आपकी शय पे हुआ है, और भेजें उसे कराची। वो उल्टा बाप पे चढ़ दौड़ा। होश से काम लो, अदालत तक बात ना जाए, कुछ भी करो। मेरी बात करवाओ ईमान से। वो भड़के। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो घर ससुराल छोड़कर सहेली के पास चली जाएगी। नहीं मिलने दे रहे वो लोग, मगर मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एहसन जमाल को सबक सिखा के रहूंगा, और ईमान याद रखेगी कि वजाहत शाह कौन है। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो अपनी बेइज्जती भूलने वालों में से नहीं था। उसके जाने के बाद वो सब सर जोड़कर बैठे थे। ईमान बेटा, आप अपने बयान पर कायम रहिएगा। मैं कोर्ट से तारीख लेता हूँ। हम पहली तारीख पर ही जीत जाएंगे इंशाल्लाह। वो उसे उम्मीद दिला रहे थे। मगर अंकल, इस हालत में ये मुमकिन नहीं है। मैं फिलहाल अलहदगी चाहती हूँ, और बाद में बच्चे की कस्टडी का केस भी। वो लोग अपना वारिस नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। ये खबर अगर वजाहत को पता चली, वो मुझे जान से मार देगा कि मैंने उसे ये सब छुपाया। मगर मैं बताना चाहती थी, पर सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बस वो रो पड़ी। अरे यार रिलैक्स, जोया ने उठकर उसे तसल्ली दी। तुम जब तक चाहे हमारे साथ रह सकती हो। पापा तुम्हारा केस जीत जाएंगे, और विषम भी गवाही के लिए तैयार। तुम्हारा केस स्ट्रांग है, मीडिया भी तुम्हें ही सपोर्ट करेगी इस जागीरदाराना निजाम के खिलाफ। तुम देखना। वो उसे भरपूर हौसला देते हुए बोली। तो ईमान मुस्कुरा के सर हिलाने लगी। कराची में शहला के बाद जोया की फैमिली उसका वाहिद सहारा थी। मुझे पता था आप लोग वजाहत की तरफदारी करेंगे, तभी मैं वहां नहीं आई। वो इस वक्त फोन पे बाप से लड़ रही थी। वो शौहर है तुम्हारा, मुराद शाह के कितने एहसानात हैं हम पे, याद नहीं तुम्हें? कुछ तो शर्म करो। केस वापस लो और घर आओ बस।
शाहनवाज बेटी के रवैये पर बहुत दिल बर्दाश्ता हो रहे थे। प्लीज बाबा, ये मेरी जंग है, मुझे लड़ने दे। वजाहत ने धोखा किया है मेरे साथ। मर्द के होते हैं हजार चक्कर, मगर बीवी बीवी होती है बेटा, बर्दाश्त कर लो। नहीं कर सकती। वो कर सकता था मेरा चक्कर बर्दाश्त। उसने बाप को लाजवाब किया। ईमान ने इन्हें खामोश पाकर कॉल कट कर दी। उसे बेतहाशा रोना आ रहा था। ये इसके अपने थे और वो जो सबसे अपना था। वजाहत का ख्याल आते ही उसका हाथ अपने पेट पे गया। कितनी कीमती मता छुपाई फिर रही थी वो उसकी। ये मेरा बच्चा है, मेरे पास रहेगा, वो पुरअज़म थी। घर ससुराल हत्ता के शहला के समझाने का भी ईमान पर असर नहीं हुआ और वो अपनी जगह पर डटी खड़ी थी। ऑफिस फिर से आबिस फरीद ने संभाल लिया था। ईमान जॉब छोड़ चुकी थी। वो अभी नहा धो के निकली थी जब वजाहत की कॉल उसे आई। हेलो, उसने मध्यम आवाज में कहा। कैसी हो मेरी जान? वजाहत ने उसे तपाया। क्यों फोन किया है? वो गुस्सा हुई। अच्छा, अब बात भी नहीं करोगी? वजाहत मसनूई उदास हुआ। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब जो भी बात होगी अदालत में होगी। वो चटक कर बोली। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ये होगा नहीं, और तुम मुझे छोड़ो ये मैं होने नहीं दूंगा। वजाहत ने सुलग कर कहा। देखते हैं। वो चैलेंज कर गई। दिखा देंगे बेगम आपको। वह हंस के बोला। ईमान का दिल धड़क उठा। क्या मोहब्बत नहीं रही? वजाहत ने उसका दिल मजीद धड़काया। जिस दिल को आप जख्मी कर देते हैं वहां आपकी मोहब्बत नहीं रहती। ईमान की आवाज भरा गई। वजाहत का दिल डूब गया। तुम रो रही हो? हेलो ईमान। वो लाइन कट कर चुकी थी। वजाहत ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। तरीके जुल्म और इजाद कीजिए, मुझे अच्छी तरह बर्बाद कीजिए। वो और जोया कॉफी पीने बाहर आए थे। काफी दिनों बाद वो घर से निकली थी। उसे अच्छा लग रहा था। अभी उसका फिगर सबसे छुपा हुआ था। वो मुतमईन थी, मगर जल्द ही जाहिर होने वाला था कि वो माँ बनने वाली है। यूं भी आजकल उस पर रूप आया हुआ था। मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ बेटी होगी, बहुत ही हसीन हो रही हो आजकल। जोया ने उसे प्यार से देखा। अच्छा जी, वैसे वजाहत को भी बेटी ही चाहिए थी। बेअख्तियार ईमान के मुंह से निकला था। ओ वाह वाह, वरना मुझे लगा कि वो रवायती जागीरदारों की सोच वाला होगा जिन्हें बस बेटे ही चाहिए होते हैं। जोया को हैरानी हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो। ईमान ने उसकी हमायत की। थैंक्स जोया, तुम लोगों ने उम्मीद से बढ़कर मेरी मदद की, वरना मैं यहाँ तक कैसे आती पता नहीं कैसे। बस मुझे घर छोड़ते हुए तुम्हारा ख्याल आ गया। अच्छा किया ना। यूनिवर्सिटी में तो हम बराए नाम ही बात कर पाते थे। अब देखो किस्मत ने कैसे करीब कर दिया। जोया की बातों पर वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह करे तुम केस जीत जाओ, आमीन। ईमान ने फौरन कहा। एक बात पूछूं ईमान? जोया झिझकी। हाँ हाँ पूछो। तुम्हें वजाहत से कभी मोहब्बत नहीं हुई? जोया ने रुक कर उसे देखा। शायद ये बात ही मैं खुद से भी कभी नहीं कह पाऊं, मगर हाँ ये सच है कि मुझे उससे मोहब्बत है, और शायद बहुत पहले से। वॉट? जोया अपनी जगह से उछल गई। मुझे बचपन में उससे डर लगता था। बड़े होने पे वो अच्छा लगने लगा। मैं जानती थी कि मैं उसकी जिद हूँ और मैं उसकी जिद ही रहना चाहती हूँ हमेशा। उसे अगर पता चल जाता तो शायद वो मुझे हासिल करने के बाद बोर हो जाता, इसलिए मैं हमेशा उसके लिए चैलेंज बनी रही। आज भी यही हाल है। आई डोंट नो मेरी ये सोच क्यों है, मगर मुझे यही सही लगता है और इसी में खुशी मिलती है कि वो मेरे पीछे ख्वार रहे, पागल रहे। ईमान की बातें सुनकर जोया हैरान थी। मुझे तुम्हारी ये अजीबो-गरीब मोहब्बत बिल्कुल समझ नहीं आ रही। खैर, जोया की हैरानी खत्म होने में नहीं आ रही थी। बिल प्लीज। जोया ने वेटर को बुलाया। मैडम आपका बिल पे हो चुका है। किसने किया? ईमान चौंकी। वो जा रहे हैं सर। वो दोनों अपनी जगह से घूमकर इस सिमत में देखने लगे जहां वेटर ने इशारा किया था। वजाहत ने मुड़कर ईमान को फ्लाई किस दिया और मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठकर निकल गया। वो कराची में उसका पीछा कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रह गई। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। वो अपने ही बुनियादी हक के लिए अपने करीबी रिश्तों से बातें सुन रही थी। अपने शौहर के मद्दे मुकाबिल थी। वजाहत की पुरइत्तमाद चमकती मुस्कुराहट उसे हर रोज ये बावर करवाती कि वो उससे नहीं जीत सकती। वो अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। वो चाहती थी वो शर्मिंदा हो, अपने करतूतों का एतराफ कर ले, मगर वो सब मिलकर उसे बर्दाश्त की तरगीब दे रहे थे। उलझनों में घिरे दिन गुजरते जा रहे थे। तारीख आने वाली थी और उसकी हालत गैर होती जा रही थी। बाबा! जोया चिल्लाते हुए सोफे से उठकर भागी। फोन उसके हाथ से गिर चुका था। एडवोकेट एहसन जमाल पर कातलाना हमला हुआ था। टीवी पे खबरें चल रही थीं। वो लोग फौरी अस्पताल भागे। ईमान भी उनके साथ थी। एहसन जमाल इस वक्त आईसीयू में थे। उनकी हालत नाजुक थी। काफी चोटें आई थीं। वो नुज बेहोश थे। जोया का रो रो कर बुरा हाल था। ईमान शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसे वजाहत से नफरत महसूस हो रही थी। डॉक्टर्स अभी कुछ कहने से कासिर थे। सर में कोई चोटें आई थीं। वो जोया और उसकी माँ को तसल्ली दे रही थी, मगर उसका अपना दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। अगर एहसन अंकल को कुछ हो गया तो?
वो लोग उसे माफ करेंगे, वजाहत को सजा होगी। कई सवाल उसके आगे नाच रहे थे। वजाहत जानता था ईमान की कॉल आएगी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। तुम घटिया जालिम आदमी, इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। वो बुरी तरह कांपती कांपती आवाज में उससे मुखातिब थी। सांस ले लो पहले मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे बात शुरू करते हैं शायद फोन पे। वो दूसरी तरफ से उसे आग लगा रहा था। तुम समझते क्या हो खुद को, क्या कर लोगे तुम? हाँ, वो मुसलसल चीख रही थी कॉल पे। वो सब कुछ कर गुजरूंगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। बेहतर होगा चुपचाप घर वापस आ जाओ, केस वापस ले लो। जितने वकील कर लो सबको मरवा दूंगा। कातिल हो तुम। ईमान सिसक उठी। हाँ, और कुछ? वजाहत चिल्लाया। तुम्हारी असलियत खुल गई है मुझ पे, वो नफरत से बोली। अभी तो तुम्हें सिर्फ विषम का पता है मेरी जान। बड़ी दास्तानें हैं मेरी अयाशी की, सुनोगी? वो उसे जी भर कर सता रहा था। ईमान ने कॉल कट कर दी। जोया उसे संभाल कर बेंच तक लाई। पानी पियो, अपनी हालत पर रहम करो ईमान। वो रोते हुए उसे समझा रही थी। ये आदमी कितनी ढिठाई से कबूल कर रहा है सब। हमें एफआईआर कटवानी चाहिए इसके खिलाफ। ईमान का गुस्से से बुरा हाल था। बाबा बेहतर हो जाएं फिलहाल बस। जोया हथियार डाल चुकी थी। ईमान ने सर थक कर बेंच के सिरे से टिकाया। कई आंसू लढ़क कर उसके कानों की लोगों को गीला करने लगे। खुदा गारत करे जालमों को। जोया के मुंह से बेसाख्ता निकला। ईमान उसे देखकर रह गई। वो आमीन तक ना कह सकी। एहसन जमाल को ठीक होने में 2 हफ्ते लग गए। उसकी कोर्ट की तारीख निकल चुकी थी। एहसन की असिस्टेंट ने कोर्ट से बात की तारीख ले ली। वो लोग सब घर में मौजूद थे। डॉक्टरों ने एहसन जमाल को खास रेस्ट की हदायत की थी। एक नर्स उनके लिए मौजूद थी। बाकी देखभाल वो लोग कर रहे थे। ईमान का चौथा महीना खत्म होने वाला था। उसकी हालत भी नाजुक थी। वो इन सारी उलझनों में अपने खाने पीने का होश खो चुकी थी। हमारे दिल बहुत जख्मी है लेकिन मोहब्बत सर उठा के जी रही है। उसे घर वाले, हवेली, वजाहत सब बहुत याद आता रहता था। अगर ये सब ना होता तो वो इज्जत से इन सब के साथ रह रही होती। अजीब दौर चल रहा था। वो घर से दूर इस हालत में अपने हिस्से की जंग तनहा लड़ती फिर रही थी। शैला से अब सिर्फ फोन तक राब्ता रह गया था और वो उसकी फैमिली ईमान की मदद करने से कासिर थे क्योंकि वो लोग एहसन जमाल जैसी पोजीशन में नहीं थे। पुलिस ने वजाहत शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी मगर फिलहाल सबूत न होने की बिना पे वो आज़ाद था। वो लोग पुरउम्मीद थे कि खुला के केस के दौरान ही वजाहत को उस गुनाह की सजा भी मिल जाएगी। अगले हफ्ते कोर्ट जाना था। ईमान पूरी तरह तैयार थी मगर वजाहत ने अगला बार तैयार कर रखा था। मुझे चिराग सरे ताक धर के रोएगा, वो गुजरा वक्त कभी याद करके रोएगा। ये जिस मुकाम पर बिछड़े आके हम दोनों, इसी मुकाम से तन्हा गुजर के रोएगा। मेरी सताइशी आंखें कहाँ मिलेंगी तुझे, तू आईने में बहुत बम सवर के रोएगा। मैं जानता हूँ मेरे पर कुतर रहा है वो, मैं जानता हूँ मेरे पर कुतर कर रोएगा। उसे तो सिर्फ बिछड़ने का दुख है और मुझे ये गम भी है। वो मुझे याद करके रोएगा। मुकामे रब्त के जीने वो जल्दबाजी में उतर तो जाएगा लेकिन उतर के रोएगा। वो सख्त जां सही लेकिन मेरी जुदाई में जहीरे रेत की सूरत बिखर के रोएगा। ईमान महीने के चेकअप के लिए अपनी डॉक्टर की क्लिनिक आई थी। जोया बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। उसने क्लिनिक से कुछ फासले पर गाड़ी पार्क की थी। काफी देर गुजरने के बाद भी जब ईमान बाहर नहीं आई तो जोया को तशवीश हुई। उसकी छठी हंस खतरे का अलार्म बजा रही थी। वो फौरन गाड़ी से उतरकर अंदर भागी। अंदर कई खवातीन मौजूद थीं मगर ईमान नजर नहीं आई। वो परेशानी से इधर उधर देख रही थी जब एक लड़का उसे देखकर आगे आया। जोया जमाल, वो उसका नाम ले रहा था। जी आप कौन? वो हैरत से अजनबी को देख रही थी। ये आपके लिए। उस लड़के ने सफेद कागज उसे पकड़ाया और तेजी से वहां से निकल गया। वो जल्दी से कागज पढ़ने लगी। आप लोगों ने मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। ईमान को वापस ले जा रहा हूँ। वालिद साहब के साथ जो हुआ उसके लिए माजरत। केसेस वापस ले लें वरना। वसलाम। वजाहत शाह। वो फक चेहरे के साथ तहरीर पढ़ रही थी। वो उसे कब और कैसे ले उड़ा। जोया शल वजूद को घसीट कर गाड़ी तक लाई थी। अब वो लोग चाहकर भी ईमान की मदद नहीं कर सकते थे। कोर्ट की तारीख से पहले ही वो उसे अपने घर पहुंच चुकी थी। अपने शौहर की कस्टडी में थी। इतने महीनों की मेहनत पर पल में पानी फिर गया था। उसका दिल ईमान के लिए उदास हुआ। खुदा के हवाले ईमान, उसने थक कर दोस्त के हक में दुआ की। घर की तरफ जाते हुए उसकी आंखों से मुसलसल अश्क रवां थे। उसने बमुश्किल आंखें खोली मगर चक्कर इतनी जोर का था कि फिर से आंखें बंद होने लगी। वो कोशिश कर रही थी मगर बेसुध। उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था। वजाहत ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उसे क्लिनिक से अगवा किया था। डॉक्टर और क्लिनिक का अमला इस सब में शामिल था।
वो काफ़ी दिनों से ईमान पर नज़र रखे हुए था। वो ज़ोया के साथ कॉफ़ी शॉप, शॉपिंग और इस क्लिनिक का मुस्तकिल आती थी। शॉपिंग और कॉफ़ी शॉप पर रश की वजह से वो ये काम वहाँ नहीं कर सकते थे। क्लिनिक के अमले और एक डॉक्टर की मदद से उन्होंने ईमान को धोखे से दूसरे रूम में बुलवाकर इंजेक्शन लगवाया। जो लड़का ज़ोया से मिला था, उसी ने ईमान को झूठ बोलकर कि आपकी दोस्त वाहिद गाड़ी में बेहोश हो गई हैं, इन्हें रूम में लेकर गए हैं कि कहानी सुनाकर ईमान को अपने साथ रूम में ले आया था। बाकी काम बड़ी आसानी से हो गया। वो बेहोश कर दी गई थी और वो लोग पिछले दरवाजे से उसे गाड़ी में डालकर वापस हवेली ले आए थे। वजाहत ने फिक्रमंदी से उसका बेहोश वजूद देखा। कल रात वजाहत ने कांटों पर गुजारी थी। उसे ईमान के लम्स की शिद्दत से तलब हुई थी और आज वो उसे फिर से हासिल करने में कामयाब हो गया था। गायनी से सारी मालूमात हासिल करने के बाद उसके गुस्से में मजीद इजाफा हो गया था। इतनी बड़ी बात वो इतने महीनों से छुपाए बैठी थी। एहसन जमाल और उसकी फैमिली भी उसका साथ देते रहे। उसका खून खौल गया था, मगर ईमान के वजूद पर नजर पड़ते ही वो ठंडा हो चुका था। वो अब उसके साथ थी, काफी था बस। अब उसे कहीं नहीं जाने देना था। बाहर की दुनिया अब उसके लिए बंद थी। हवेली के सारे लोग ईमान की वापसी से खुश थे। उसके होश में आने के बाद ही उससे बात की जा सकती थी, उसे समझाया जा सकता था। तू जिस तरीके से बिछड़ा था उसके बाद मुझे हराम है तेरी सूरत का याद आना भी। होश में आते ही ईमान को सब याद आ गया था। वजाहत को देखते ही उसने नफरत से मुंह फेर लिया। वेलकम बैक डार्लिंग, वो आगे बढ़ा। खबरदार, दूर रहो मुझसे, वो गुस्से से फुंकारी। रिलैक्स ईमान। वजाहत फौरन पीछे हटा। उसकी हालत के पेशे नजर वो एहतियात कर रहा था। अभी उसे संभलने में वक्त लगता। कुछ दिन के रेस्ट और खाने पीने के बाद ही वो उससे सही से निपटता। वो यही सोचकर बाहर चला गया। मुलाजमा को हदायत देकर उसने ईमान के लिए कमरे में चीजें भिजवा दी। मुराद शाह और बाकी लोगों को उसने अभी ईमान से मिलने नहीं दिया था। पहले वो खुद उसका दिमाग ठीक करना चाहता था। साईं, वो कुछ खाने पे राजी नहीं, सब उठाकर फेंक दिया है। कुछ ही देर में मुलाजमा भागती हुई आ गई। वजाहत फौरन कमरे की जानिब भागा। ईमान, उसने दीवाना वार चीजें फेंकती ईमान को अपने बाजुओं में जकड़ा। होश करो। वो उसका रुख अपनी जानिब करके चीखा। और तुम शर्म करो वजाहत शाह, वो जवाबन चीखी। एक जनाटेदार थप्पड़ वजाहत ने उसके गाल पर रसीद किया। वो तेवरा कर बेड पर गिरी थी। वजाहत फौरन कमरे से निकल गया। वो इस वक्त पागल हो रही थी। उसका अकेले रहना ही ठीक था। खाने की मेज पर मुकम्मल खामोशी थी। मलकानी, मुराद शाह, वजाहत और उसकी शादीशुदा बहनें शाहनवाज अली के रूबरू थे, जो शर्मिंदा सा सर झुकाए बैठा था। साईं, मेरी तरफ से इजाज़त है, जो सलूक रवा रखें आप उसके साथ। उन्होंने ईमान से यकसर लातलकी दिखाई। बच्ची है हमारी, हमारी नस्ल को चलाने वाली, उसके साथ क्या जुल्म करना भला। मुराद शाह गहरी सांस भरकर बोले, मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहें, वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वजाहत शाह ने कतई फैसला सुनाया। छोड़ क्यों नहीं देते, इस मुसीबत को इतनी बदनामी करवा दी। मलकानी ने जल के ईमान के बाप को सुनाते हुए बेटे से कहा, ये मेरे लिए आसान नहीं है माँ। इस लड़की में वो तमाम अदाएं हैं जिसकी तमन्ना ये गुनाहगार कर बैठा है। वो टूटे हुए लहजे में बोला। रात का जाने कौन सा पहर था जब ईमान के दर्द के मारे आंख खुली। वो बुरी तरह पसीने में शराबूर हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर साथ से वजाहत को बमुश्किल हिलाया। उफ, वो दर्द से कराही। वजाहत ने उसके छूने से पहले उसके कराहने की आवाज सुन के जागा। ईमान, क्या हुआ जान? वो फिक्रमंद सा उठा। वो अपने पेट पे हाथ रखे दर्द से बल खा रही थी। वजाहत ने फौरन ड्राइवर को कॉल करके जगाया और गाड़ी निकालने को कहा। वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था। सुबह तक ईमान की हालत क्रिटिकल रही। वो सब कॉरिडोर में उसके लिए दुआगो थे। वजाहत बेचैनी से हाथ बांधे टहल रहा था जब पुलिस वहां पहुंची। चले सर, हम आपको ले जाने आए हैं, इंस्पेक्टर ने मुअद्दबाना अर्ज की, क्योंकि वो खुद गिरफ्तारी देने को तैयार था, मगर किस बिना पर खुद को अंदर करवा रहे हो। मुराद शाह और शाहनवाज अली तड़प उठे उसे पुलिस के घेरे में देखकर। मैं ईमान का मुजरिम हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, एहसन जमाल पर कातलाना हमला, ये सब मेरे गुनाह हैं। मैं जा रहा हूँ। ईमान मेरी अमानत है। आप सब इससे नाराजगी दूर करके उसका ख्याल रखिएगा और ईमान से कहिएगा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे नफरत ना करे। मैं अपनी सज़ा पूरी करके उसके आगे सुरखरू होकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। वो सबको एक नज़र देखता हुआ आगे बढ़ा। मुबारक हो बेटी हुई है। डॉक्टर खुशी से तमतमाता चेहरा लिए इन लोगों की तरफ बढ़ी। वजाहत की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो सब इस वक्त आप दीदा हो रहे थे। ईमान, तुम्हें माफ़ कर देगी, मुझे इससे
بات کرنے دو۔ شاہنواز اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں، کوئی اسے پریشرائز نہیں کرے گا، وہ خود مجھ سے ملنے آئے گی جب بات ہوگی۔ وجاہت نے جھک کر اپنی بچی کا چہرہ دیکھا اور ماتھے پہ شفقت بھرا بوسہ دیا۔ پولیس اسے لے جا چکی تھی۔ مراد شاہ اور ملکانی پوتی کو گود میں لیے نم آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ وہ آنکھیں کھولے وجاہت کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ اس کے اپنے سب ارد گرد تھے، اس سے پیار جتا رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، مگر وہ جو اس سب کا ذمہ دار تھا وہ کہاں تھا؟ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ لوگ اس سے کچھ چھپا رہے تھے۔ کیا؟ وہ شاکڈ تھی۔ مراد شاہ کی زبانی سارا ماجرا سننے کے بعد اس کا سارا غصہ جھاگ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں خود کو گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ 3 دن سے اس کی وجہ سے جیل میں تھا۔ مجھے وجاہت کے پاس لے چلے، وہ تڑپ کر بولی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے سے جاذبیت سے مسکراتا ہوا ایمان کو تپا گیا۔ تم انسان نہیں بنو گے۔ وہ سلگ اٹھی اس کا اطمینان دیکھ کر۔ نہیں، میں فرشتہ بننا چاہتا ہوں، کیا پتہ پھر تم مجھے قبول کر لو۔ وہ معصومیت سے بولا۔ کس نے کہا تھا جیل آنے کو؟ وہ چیخی۔ آپ نے کیس کیا تھا میڈم، کیسے نہ آتا یہاں؟ وہ پھر مسکرایا۔ میں واپس لیتی ہوں سارے الزام، پلیز انسپکٹر صاحب آپ لاک اپ کھولیں۔ وہ رو پڑی۔ جی بس کھول رہے ہیں، آپ کا ہی انتظار تھا، ویسے بھی بقیہ چارجز بھی ان پر سے ہٹ چکے۔ وشم کی اصلیت بھی سامنے آ گئی۔ وہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے ہر ماہ موٹی رقم لیتی تھی، اور احسن جمال صاحب نے بھی معافی نامہ دستخط کر کے بھجوا دیا ہے، تو ہم انہیں کورٹ جانے سے پہلے ہی باعزت بری کرتے ہیں۔ وہاں موجود ہر شخص مسکرا رہا تھا۔ ایمان خوشی سے روتے روتے ہنس پڑی۔ زندگی کا ہر اگلا موڑ اندھا ہوتا ہے، لیکن اگر اچھے لوگوں کا ساتھ مل جائے تو وہی موڑ خوبصورت بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی لا حاصل خواہشات اور بے جا ضد کے پیچھے حاصل لمحات کو گوا دیتے ہیں اور ہمیشہ تنہائی اور خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ توازن سے سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، اور کبھی پلڑا بھاری تو کبھی ہلکا ہونا عام بات ہے۔ ٹیبل ول آلویز ٹرنز۔ وہ دونوں بھی اپنی بیکار انا فضول ضد کے نتائج بھگت کر دیکھ چکے تھے۔ دونوں کے حصے میں صرف بے اعتباری اور تھکن آئی، مگر قدرت سب کچھ ٹھیک کرنے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ بس انسان ہمیشہ اپنا احتساب کرتا رہے اور دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر سوچے تو زندگی سے زیادہ حسین نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ سب کے ساتھ چائے پینے کے بعد روم میں آئی تو وجاہت ان کی 1 ماہ کی بیٹی کو بازوؤں میں لیے سلا رہا تھا۔ وہ اسے اس طرح بیٹی کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ وجاہت اس نے انگلی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو ایمان منہ پھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بس بیٹی ہی ہے، اب سب کچھ، میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ مصنوعی ناراضگی دکھانے لگی۔ وجاہت نے آہستگی سے زمل کو جھولے میں لٹایا اور خود ایمان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جی حکم کریں۔ اس نے پیار سے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ بیٹی کیا آ گئی؟ آپ تو مجھے بھول ہی گئے، ایمان نے شکوہ کیا۔ کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے بھلا؟ وجاہت نے اس کی آنکھوں کو پیار سے چوما۔ آئی لو یو وجاہت۔ وہ نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو مور۔ ایمان میری جان، وہ مسکرا دیا۔ تو مان میری جان، میں تجھے جانے نہ دوں گا، میں تجھ کو اپنی باہوں میں چھپا کے رکھوں گا۔ میری جان تو نے مجھ کو پاگل ہے کیا، میرا لگدا نہ جیا تیرے بغیر، تو مان میری جان۔ وہ اس کے ایسے گانے پہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ پاگل ہو تم، تمہارے لیے۔ وہ اسے باہوں میں بھینچ کر بیڈ پر گر گیا۔ دونوں کی ہنسی ایک ساتھ چھوٹی۔